अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। आज जो नावल हम रीड करने लगे हैं उसका नेम है इश्क सुभान अल्लाह। और इसकी अगर कैटेगरी की हम बात करें तो ये आशिर चिल्लाते हुए आयज़ा पर बरसा। तुमने मुझे कहा बेवकूफ़। हाँ, कभी खुद की शक्ल देखी आईने में खड़ूस कहीं के। आयज़ा घूरते हुए हारिस से मुखातिब हुई और टांग पे टांग रखकर कुर्सी पर मज़ीद अकड़ कर बैठ गई। मैं तुम्हें शराफत से कह रहा हूँ, उठो यहाँ से। यहाँ पहले मैं बैठा हुआ था। और मेरा बैग किधर रखा है तुमने? हाशिर इधर उधर देखते बोला, जबकि बाकी तमाम लड़के और लड़कियाँ उनके रोज़ के तमाशे से बखूबी वाकिफ़ थे। मज़े से उनके इर्द गिर्द खड़े ऐसे देख रहे थे जैसे कोई टेलीफिल्म हो। हाँ, कहाँ है शराफत? पहले उसे तो बुलवा लो, फिर कहलवा भी देना। आयज़ा जैसी ढीठ लड़की से कोई भी बहस में जीत नहीं सकता था। उसका हाशिर को भी बखूबी अंदाज़ा था, लेकिन हाशिर भी अपने नाम का एक था। जब भी तो आयज़ा से बहस कर रहा था। शट अप यू मेट कर। हाशिर आपे से बाहर हो रहा था। उसे आज अपनी बेइज्जती पहले से ज़्यादा महसूस हो रही थी, वो भी सबके सामने। इसीलिए तो आयज़ा का मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहा था। मेरा बैग किधर रखा है तुमने? हाशिर मज़ीद खफा होते हुए बोला। तुम्हारा बैग? तुम्हारा बैग? अरे वो रहा। आयज़ा हाशिर का बैग हवा में उछालती पूरी क्लास से दाद वसूल करने वाले अंदाज में बोली। बैग उछलता हुआ सीधा सरजैदी के मुंह पर जा लगा, जिसे आयज़ा नहीं देख पाई थी। सरजैदी के आते ही सब क्लास अपनी अपनी सीट पर वापस बैठ गए, सिवाय हाशिर और आयज़ा के, जो खा जाने वाली नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। ये किसकी बेवकूफ़ हरकत है सर ने पूछा। सर, आयज़ा ने किया है। ये देखें, ये मेरी कुर्सी पर बैठ गया है। जब मैंने इसे उठने का कहा तो इसने मेरा बैग आपके मुंह पर दे मारा। हाशिर मासूम अंदाज में बोला। ये क्या हरकत है आयज़ा? आप यूनी की स्टूडेंट होकर बच्चों वाले काम कर रही हैं। इस बार आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। सर गुस्से से बोले। सर, मैंने कुछ नहीं किया। हाशिर खुद पे आकर मेरी कुर्सी पर बैठा था और जब मैंने इसे कहा कि मैं आपसे शिकायत करूंगी तो इसने अपना बैग मेरी तरफ मारने के लिए उछाल दिया, लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए पीछे हटी, जिसकी वजह से वो बैग आप पर जा लगा। आयज़ा रोने की एक्टिंग कर रही थी। बस करो अपने ड्रामे सर, ये झूठ बोल रही है। हाशिर अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आयज़ा की आंखों के इशारे समझकर सब ने हाशिर के खिलाफ बोल दिया, जिसकी वजह से सरजादी ने हाशिर को 1 हफ्ते के लिए क्लास से सस्पेंड कर दिया, जबकि आयज़ा फातिहाना हंसते आराम से अपनी कुर्सी पर जा बैठी। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा, समझी? अज़लान की मोहब्बत के आगे हया बेबस होती। हार मानकर अज़लान की बात मानते अरसल के ऑफिस की तरफ बढ़ी। ये कैसा इम्तहान है मौला? अज़लान ने मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया है? हमेशा औरत को ही मोहब्बत में इम्तहान क्यों देने पड़ते हैं? क्यों नहीं समझ सकते? मर्द के मोहब्बत तो खुद बहुत बड़ा इम्तहान होती है, लेकिन फिर भी इससे बढ़कर इम्तहान मांगते हैं। हया सोचों को झिझकती अरसल के ऑफिस में दाखिल हुई। कैसे हो अरसल? मिस हया, आपको मैनर्स नहीं है क्या? किसी के ऑफिस में आने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होता? अरसल मसरूफ़ अंदाज में बोला। जी हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन दोस्त बिना इजाज़त के कहीं भी जा सकते हैं। किस दोस्त की बात कर रही हैं आप मिस हया? मेरा नहीं ख्याल यहाँ कोई तीसरा है जिसे आप दोस्त कह रही हैं। अरसल ना समझी से बोला। जी बिल्कुल, मैं आपकी और अपनी दोस्ती की बात कर रही हूँ, हया ने कहा। ये हम दोस्त कब से हुए? उसके बाद पर हया मुस्कुराते हुए बोली, जबकि अरसल हया का बाजू पकड़े ऑफिस से निकालते हुए हया को सबके सामने बेइज्जत कर चुका था, और इस तस्लील से हया चुपचाप शर्मिंदा होते हुए बगैर किसी को देखे मंदिर से गायब हुई, जबकि अरसल का पारा हाई हो चुका था। इसीलिए सेक्रेटरी को फ़ौरन डांटते हुए हिदायत दी कि आइंदा किसी को भी मेरे कमरे में बिला इजाज़त आने की इजाज़त नहीं, वरना जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। ये क्यों खुद पे गुस्सा निकाल रहा है? कब से ऐसे खामोश बैठा है, घास को उखाड़ता रहेगा? सलमान हाशिर के पास बैठे हुए बोला। यार बस बहुत हो गया, मैं इस पागल लड़की को छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मेरे सामने आ जाए, देखना क्या हशर करता हूँ मैं इसका। हाशिर तैश में आते हुए बोला। भाई पहले पकड़ तो ले, फिर छोड़ भी देना। दानियाल आंख दबाकर बोला, जिस पर सलमान का कहका गूंजा। यार बकवास नहीं करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो झुंझलाते हुए बोला। अच्छा यार, नहीं करते तुझे तंग, पहले तो बता तो सही, तो बदला कैसे लेगा? सलमान सिगरेट का कश लेते हुए बोला। बस अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा। उसी के अंदाज में हाशिर मुस्कुराते हुए चलता बना, जिस पर सलमान और दानियाल को समझते हुए हाथ हिलाते हाशिर को रवाना करते खुद भी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। तुम समझते क्या हो खुद को? हाशिर आयज़ा को हाथ पकड़े राहदारी से रवाना होते साइड पर ले जाकर आयज़ा को पकड़े झटकते हुए बोला। आशिर की इस हरकत पर आयज़ा के वजूद में आग सी लग गई। ये क्या बदतमीज़ी है? हाँ, आयज़ा अपने हाथ को सहलाते हुए बोली। अभी बदतमीज़ी की ही कहाँ, अभी तो तुमसे सुबह वाली बदतमीज़ी का बदला लेना है फ़िलहाल। हाशिर आयज़ा की तरफ अपने कदम बढ़ाते बोला, जिससे आयज़ा 2 कदम पीछे हटी। लगता है तुम सुबह वाली इज्जत अफजाई भूले नहीं हो।
हटो मेरे सामने से, आयज़ा उखड़ते हुए बोली। वो आयज़ा ही क्या जो किसी से डर जाए, और तो बस खुद को सुकून में रखना चाहती थी, फिर चाहे दूसरे का सुकून बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। उससे आयज़ा को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन किस्मत कैसे उसका सुकून बर्बाद करेगी इसका इसे कोई अंदाज़ा ना था। नहीं हटूंगा, हाशिर ये कहकर मजीद आगे बढ़ा, जिस पर आयज़ा के कदम खुद ब खुद पीछे कोटे, जिसकी वजह से आयज़ा का पाँव फिसला और वह ज़मीन बोस हुई। जिसकी परवाह किए बगैर हाशिर हाथ हिलाता वहाँ से चलता बना, जबकि आयज़ा अपने पाँव को सहलाती वहीं बैठ गई। हाशिर ऐसा नहीं था, लेकिन आयज़ा की खुदसुरी की वजह से हाशिर आयज़ा के साथ ऐसा रवैया रखने पर मजबूर था, लेकिन इस रवैये की परवाह किसे थी। अरसल ये तुम्हारे लिए लेटर आया है और 700 गुलाब का बुके किसी हया ने बेचा है। मिसेस रहमान अरसल का जवाब देने के लिए रुकी। ओह, तो ये लड़की घर तक पहुंच गई, अरसल सोचते हुए सोफे पर ढेर हो गया। अरसल बेटा, तुम जानते हो तुम्हारी पहले ही आयशा से मंगनी हो चुकी है, तो फिर ये सब क्या है। कुछ नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो, कोई पागल लड़की है जो बिला वजह पीछे बढ़ गई। खैर मैं देखता हूँ। अरसल गाड़ी की चाबियाँ और फूलों के बुके उठाते बाहर को निकल गया, जबकि मिसेस रहमान सोचे में गुमसी वहीं बैठ गई। क्या बकवास है ये, अरसल हया के सामने बुके उछालता हुआ बोला। बकवास नहीं, मेरी चाहत है डियर अरसल, हया अरसल के हाथ को थामते हुए बोली। जब ही अरसल ने अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए हाथ हया के मुंह पर दे मारा, जिस पर हया का मुंह खुला का खुला रह गया। आइंदा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना इससे ज़्यादा बुरा होगा। अरसल हाथ से वार्न करते वहाँ से चलता बना, जबकि हया अरसल के ऐसे रद्द अमल पर हैरान गुमसुम खड़ी अरसल को जाते देखती अपनी मोहब्बत के नए इम्तहान को सोचने लगी। आयज़ा वो पहली लड़की थी यूनी की जिससे कोई दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं कर सकता था, और ना ही किसी लड़के की में इतनी ज़रूरत थी कि वो उसे तंग कर सके। हाँ, हाशिर और आयज़ा की ज़िंदगी का वो पहला लड़का था जो अनजाने में आयज़ा का दुश्मन बन बैठा, जिसका हिसाब जल्द ही आयज़ा चुकता करने वाली थी। हाशिर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आयज़ा शातिराना अंदाज में बोली, जिससे हाशिर बखूबी समझ गया। क्या है, हाशिर ने पूछा। आई एम सॉरी, आयज़ा ने कहा। ओह आयज़ा, और सॉरी, वो भी हाशिर सिकंदर से फटा चौक। हाशिर ने ज़ोरदार कहका लगाया। हाशिर का कहका भी रुका नहीं था, जब भी आयज़ा ने हाशिर के मुंह पर पानी गिराया, और जब हाशिर आगे बढ़ने लगा तो उसे धक्का डाला और इसी के अंदाज में कहका लगाती और तैश में आकर बोली, ये मेरी कल वाली इंसल्ट का बदला है हाशिर सिकंदर, क्योंकि आयज़ा आमिर कभी अपना हिसाब नहीं छोड़ती, हर चीज़ को दिल लगा कर करती है, चाहे दुश्मनी हो या दोस्ती, और इसीलिए सॉरी बोला क्योंकि इस बार मैंने इसी वक्त बदला नहीं लिया। तभी आयज़ा हाथ हिलाती बाय बोलती जा चुकी थी, जबकि सलमान और दानियाल हाशिर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। तुमसे एक काम नहीं हो सका, बस इतनी सी मोहब्बत करती हूँ मुझसे, अजलान हया का बाजू खींचते बोला। नहीं अजलान, ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अरसल को वर्क लाने की, लेकिन वो बहकना तो दूर मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। वो मिनमिनाते हुए बोली, मैं जानता हूँ अरसल जैसे घमंडी इंसान इतनी आसानी से तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा, हमें कुछ बड़ा मंसूबा बनाना पड़ेगा, जब भी तो अरसल को तुम्हारी चाहत को यकीन आएगा। अजलान मक्कारा अंदाज में बोला। अजलान, तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, फिर भी तुम मुझे किसी दूसरे मर्द के पास जाने का बोल रहे हो। हया अजलान का हाथ थामे बोली। ओह ज़्यादा सेंटी मत हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, और तुम भी सब जानती हो ये सब जो हो रहा है वो भी हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है। अजलान हया के चेहरे पर आई लट को छूते हुए बोला। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अजलान, हया ने पूछा। बता दूंगा मेरी जान, फिलहाल अगला मंसूबा सुनो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना होगा। अजलान धीमी आवाज़ में हया को कुछ बताते हुए बोला। अजलान, क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो, हया ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि यही काम हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा सकता है। अजलान, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कभी मुझसे बेवफाई मत करना, हया अजलान की आंखों में झांकते हुए बोली। कभी भी ऐसा नहीं हो गया मेरी जान, अजलान सिर्फ तुम्हारा है। अजलान हया को अपनी ओर खींचते बोला, जिस पर हया शर्मा गई और हाथ से अजलान को पीछे करते हुए बाहर चली गई। कानों पर हैंड फ्री लगाए अरसल गाड़ी चलाने में मगन था, जब भी हया अरसल के सामने आन खड़ी हुई, जिसके बाइस अरसल ने ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक तो लिया, लेकिन हया गाड़ी से टकरा गई और उसके सर पर चोट लगने के बाइस वो बेहोश हो गई। ओहो पागल लड़की, ये क्या कर दिया, अरसल जल्दी से गाड़ी से उतरते बोला, तेज़ी से हया को बाहों में उठाकर फ्रंट सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट बांधकर तेज़ी से गाड़ी हवा में उड़ाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। इतने में हया का खून काफ़ी बह चुका था, अभी भी वो बेसुध स्ट्रेचर पर पड़ी थी। कुछ देर बाद हया को इमरजेंसी रूम में ले जाकर इलाज शुरू किया गया, जबकि बाहर अरसल हया की बेवकूफ़ी की वजह से काफ़ी गुस्से में था, लेकिन मौके की कैफियत को देख वो बस खामोश एक तरफ बैठा डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। जब भी डॉक्टर अरसल के पास आया
डॉक्टर वो ठीक तो हैं? जी बस मामूली सी चोट आई है, लेकिन खून काफ़ी बह जाने की वजह से कमज़ोरी हो गई है। उन्हें शदीद रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें टाइम पर देते रहना। डॉक्टर ने हिदायत दी। जी डॉक्टर ज़रूर, आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें होश आ गया, लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू से परहेज़ करें। ओके। अरसल डॉक्टर से मिलने के बाद रूम में दाखिल हुआ, जहाँ हया दीवार को टिकटिकी बांधे एक तरफ देख रही थी। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? अरसल गुस्से से लेकिन धीमा लहजे में बोला। मैं तो तुम्हें अपनी चाहत का यकीन दिला रही थी, लेकिन शायद तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया। हया बोली। और शट अप, 1 घंटे के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना, उसके बाद तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उफ़ मेरा अरसल गुस्से से बोला। उफ़ मेरा सर शदीद दर्द हो रहा है। हया अरसल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। उधर अरसल ने बोलने के लिए मुँह खोला जब डॉक्टर रूम में आया। मिसिस अरसल, अब कैसी हैं आप? ये मेरी मिसिस। अभी अरसल अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया, तभी हया अरसल के कंधे पर हाथ रखते बोली। मैं ठीक हो जाऊंगी बस जल्द ही, क्योंकि मेरे शौहर मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। क्यों अरसल? अरसल डॉक्टर का लिहाज करते झूठी मुस्कुराहट लबों पर सजा के, लेकिन इकरार नहीं कर पाया। मिस्टर अरसल, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, बस इनकी दवा और खुराक का ध्यान रखें। डॉक्टर ने हिदायत दी। ओके डॉक्टर। अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों का लिहाज करते अरसल चुपचाप हया का हाथ थामे वहाँ से निकल गया, जिस पर हया अपना मकसद पूरे होते देखने की चाह में खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी वो अरसल जिसे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हया की सोचों का महवर तोड़ने के लिए अरसल ने अपना हाथ एक झटके से हया के हाथ से छुड़ाया और हया को बाजू से पकड़कर खुद के सामने करते बोला। आइंदा अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो बहुत बुरा होगा, समझी? तुम जैसी बाजारी लड़कियों को मैं खूब अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। बोलो अपनी कीमत, वसूल करो कीमत और दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। उसकी बात पर हया शर्म के मारे पानी पानी हो गई। आज वो वाकई टूट गई थी। क्या एक लड़की भी इतना नीचे गिर सकती है? खुद को कोसते हुए सोचने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें पाना चाहती हूँ बस। हया के लब धीमे से हिले। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, समझी? तुम मोहब्बत जैसे पाक रिश्ते को गाली मत दो। अपनी चाहत का रोना रोते हुए तुम मोहब्बत के मायने भी समझती ही क्या हो? अरसल चिल्लाते हुए बोला। मोहब्बत अगर की होती तो तुमने तो यूँ रुसवा ना होती और ना करती किसी को। मोहब्बत तो महबूब का एहतराम करने का नाम है, और तुम तो जलील करने पर उतर आई हो मुझे। अरसल हया को झंझोड़ते बोला। उसके बाद खुद की गिरफ्त से आज़ाद कराते गाड़ी जन से उड़ाते हुए निकल गया, जिसके बायस हया के मुँह पर कीचड़ के 2-4 छींटे पड़े। ये कीचड़ नहीं बल्कि हया के दामन पर लगी हुई गंदगी थी जो उसने खुद लगाई। वो रोते हुए सोचों में गुम ज़मीन पर बैठ के मुँह छुपाकर अपनी मोहब्बत की तौहीन होते देख रही थी। हया पे अरसल की बातों का बहुत गहरा असर हुआ था। जब तो उस गहरे सदमे में थी, खुद को संभालने में नाकाम होती आज वो टूट चुकी थी। सड़क पर निढाल होती हया अपनी सोचों में गुम खुद के चेहरे को आंसुओं से तर कर रही थी। ऊपर से बारिश भी मजीद उसको भिगो रही थी। आज शायद कुदरत भी उसके गम में बराबर की शरीक थी, लेकिन हया पे जैसे किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ा था। अपने दिल में मदहोश हया जो बीच सड़क में खड़ी थी, एक बार फिर से हादसे का शिकार हो गई। अचानक से हड़बड़ी मच गई, लेकिन हया का वजूद बेसुध हो चुका था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। ऐसे में एक नौजवान हजूम को छूटता हुआ अपनी कार में लिटाकर उसे अस्पताल ले गया। एक बार फिर से सर में चोट लगी, जिसकी वजह से हया का खून काफ़ी बह चुका था। डॉक्टर हया का मुकम्मल तौर पर चेकअप करने में मसरूफ़ थे, लेकिन हया मुसलसल बेहोशी ऐसे ज़ाहिर कर रही जैसे उसे अब जीने की चाह ही नहीं हो। वो उम्मीद छोड़ चुकी थी या फिर वो जीना चाहती हो। कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है मुझे? प्लीज़ हेल्प, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़, कोई तो मेरी मदद करो। शहर से दूर पहाड़ों की हसीन वादियों में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बने खासी पुराने छोटे से बंगले में तन्हा रानी कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला ना था। रानी चिल्ला कर थक चुकी थी। हलक तक खुश्क हो रहा था। बेशक ये बंगला छोटा और पुरानी वजह का था, लेकिन काफ़ी खूबसूरत था। चीज़ों पर पड़ी डस्ट जाहिर कर रही थी जिससे कोई अरसे से यहाँ पे ना आया हो। लेकिन रानी की बदकिस्मती जो आज वो यहाँ आई। उसे इतने ठंडे मौसम में घुटन हो रही थी। रानी को प्यास महसूस हो रही थी, इसलिए उधर उधर घूमती किचन को तलाशने लगी। तभी उसका पाँव सोफे से टकराया, जिससे रानी के पाँव में मोच आई और वहीं ढेर हो चुकी थी। या अल्लाह, मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आई। रानी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो किसी पहाड़ी मकाम में ऊंची पहाड़ी पर एक खूबसूरत से बंगले में रहे, लेकिन आज रानिया तो थी। आज उसे यहाँ से बाहर निकलना था। अफसोस, बात ख्वाहिशें तब पूरी होती हैं जब उनकी हसरत बाकी नहीं रहती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हाशिर। आज हाशिर का बर्थडे था, इसीलिए सबने उसे क्लास में अच्छा सा सरप्राइज़ दिया और अच्छे तरीके से बर्थडे भी विश किया। तभी क्लास में आयशा भी दाखिल हुई और केक उठाकर हाशिर के मुंह पे मारते उसे बर्थडे विश किया। आयशा की इस हरकत पर एक पल को तो हाशिर को गुस्सा आया, लेकिन आज जो किसी से भी
अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। थैंक्स आयज़ा, हाशिर बोला। यू वेलकम डियर। आयज़ा ने लबों पर मुस्कुराहट सजाया आगे बढ़ने को थी, तभी हाशिर ने आयज़ा को पुकारा, जिस पर आयज़ा ने पलट कर हाशिर की तरफ देखा। जी फरमाइए। हैप्पी बर्थडे टू मी, हाशिर ने कहते बाकी का बचा हुआ केक आयज़ा के मुंह पर दे मारा, जिस पर आयज़ा समेत सब हंसने लगे। हाशिर को हैरत हुई कि आयज़ा ने आज ना पलट कर कुछ कहा और ना ही गुस्सा किया, बल्कि उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। गाइस लेट्स एंजॉय। सलमान दानियाल और हाशिर को ज़बरदस्ती खींच कर डांस करने लगा। बाकी सब भी अपने अपने अंदाज में उनका भरपूर साथ दे रहे थे। चलो ना आयज़ा, तुम भी डांस करो हमारे साथ। हमना ज़बरदस्ती आयज़ा को घसीटते हाशिर के पास लाई और बिना किसी की डांट की परवाह किए पूरी क्लास डांस और क्लास सेल्फीज लेने में मगन थी। आज क्लास में खूब हल्ला गुल्ला चल रहा था, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि क्लास के दो बड़े दुश्मन एक होकर पार्टी में शरीक थे। लेकिन शायद उनकी शराकतदारी सिर्फ एक पल के लिए थी। अगले ही पल आयज़ा ने हाशिर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिस पर सब होश में आए और वहीं साकित हो गए। सबसे हैरत से सबका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या बदतमीजी आयज़ा, हाशिर गुस्से से लाल होता चिल्लाया। बदतमीजी ये नहीं, बल्कि वो है जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की। व्हाट, हाशिर हैरत से बोला। हाँ सच कह रही हूँ, तुमने मेरा दुपट्टा खींचा, जिस पे ये देखो, ये सबूत के तौर पर साइड से फटा भी हुआ है। सबको दुपट्टा दिखाया, ऐसा गुस्से से बोल रही थी। सब मुश्किल नज़रों से हाशिर को देख रहे थे। तुम इतने घटिया हो गए, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी हरकत का बदला मैं ज़रूर लूँगी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, आयज़ा तैश में आकर बोली और हाशिर की तरफ थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगी। अगले ही पर हाशिर ने आयज़ा का हाथ पकड़कर झटक दिया और गुस्से से बोला, बस आयज़ा, जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या हर कोई तुम्हारी तरफ ही माइल हो सकता है? क्या हमें कोई और काम नहीं तुम्हारी सिवा? और ये दुपट्टा जो फटा है तुम्हारी खुद की हरकत से फटा है। ये कुर्सी के साथ अटक गया था, जो मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ी तो ये फट गया। उसकी बात पर आयज़ा शर्मिंदा हुई, लेकिन चेहरे पर अभी भी नदामत का कोई असर नहीं था। तुमने मेरी मदद को ही मेरे पर कीचड़ बनाकर उछाल दिया। उसकी बात पर आयज़ा शर्मिंदा हुई। अच्छा, अगर नहीं यकीन तो ये देखो। हाशिर आयज़ा का बाजू पकड़कर उसे कुर्सी के करीब घसीटता हुआ लाया। कुर्सी के साथ अटका हुआ तुम्हारा दुपट्टा। बाकी सभी दुपट्टे के टुकड़े को देख रहे थे, जो अभी भी कुर्सी के साथ लटका हुआ था। तुम्हारे दुपट्टे का ही टुकड़ा है ना? कहो, क्या अभी भी मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाशिर आयज़ा को गुस्से से देखते बोला। आयज़ा शर्मिंदा होकर रह गई। बाकी सबकी नज़रों में गिर चुकी थी, जबकि हाशिर वहाँ से जा चुका था। लेकिन आयज़ा वहीं शर्मिंदा होती कुर्सी पर बैठी हाशिर पर उछाले गए कीचड़ को सोच रही थी, जो उसने हाशिर पर लगाने की कोशिश की थी। तुम लड़कियां भी कितनी बेवकूफ़ होती हो ना। अज़लान ने एक हाथ अर्जिश, जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, उसकी कमर पर रखे हुए बोला। दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े उसकी आंखों में अपनी आंखें डाले हुए था। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अर्जिश ने पूछा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लड़कियाँ जहाँ कोई पैसे वाला मर्द देखा नहीं, फ़ौरन वहाँ लपक जाती हो। अज़लान सिगरेट का धुआं अर्जिश के मुँह पर फेंकते हुए बोला, जिस पर अर्जिश खांसते ज़रा पीछे हटी। जान, तुम मुझे ये सब सुना रहे हो? अज़लान कहकर लगाकर हंसा और अर्जिश को खुद की तरफ एक झटके से खींचते सिगरेट को एस्ट्रे में फेंका। अर्जिश वाकई बेवकूफ़ थी या फिर लाल थी, जिसे पता नहीं था कि हया अज़लान की गर्लफ्रेंड है, लेकिन बावजूद इसके उस बात की उसे कोई परवाह ना थी। तभी अज़लान के सीने से जा लगी और उसके हाथों में हाथ डाले बोलने लगी। अज़लान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ना कि तुम्हारे पैसे से। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर अज़लान के लबों पर झूठी मुस्कुराहट सज गई, क्योंकि वो हया से मज़ीद कोई ड्रामा करवाने का सोच रहा था, जिसके ज़रिए अज़लान अपने मकसद में कामयाब हो सके। डॉक्टर के जाने के बाद हया खुद को दवाइयों के ज़रिए से नीम बेहोश पड़ी थी, लेकिन अभी भी उस पर अरसल की बातों का असर था, इसलिए बेहोशी की हालत में खुद की मोहब्बत की गवाही दे रही थी। अरसल, मैं गलत नहीं, मैं तो बस अपनी मोहब्बत की खातिर तुमसे। अज़लान, कहाँ हूँ? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हारा काम हो जाए। अज़लान, मैं तुमसे। अज़लान पुकारते हया ने जैसी आंखें खोली, खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। आप ठीक तो हैं? हया ने खुद पर झुके एक अजनबी को देखा तो फ़ौरन उठ बैठी। वो बगैर परवाह किए हाथ पर लगी सिरिंज को झटके से उतारने की कोशिश करने लगी। कमज़ोरी और दर्द के बायस हया ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन यह परवाह किसे थी? वो तो बस अज़लान की दीवानी थी, इसीलिए इस वक्त सिर्फ अज़लान से मिलना चाहती थी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेटी रहें। वो नौजवान चेहरे पर फिक्र के तासुरात लिए हया को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हया परवाह किए बगैर वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर निकल गई। आयज़ा की थप्पड़ वाली हरकत के बाद से हाशिर 2 दिन यूँ नहीं आया और ना ही किसी से कोई रब्ता रखा, ताकि अपने करीबी दोस्तों दानियाल और सलमान से भी नहीं। यह हाशिर क्यों नहीं आ रहा? आलिया आयज़ा की तरफ तंजिया नज़रों से देखते मुखातिब हुई। क्यों, तुमने क्या करना है? सलमान, जो पहले हाशिर से कोई रब्ता ना होने की वजह से परेशान था, आलिया की स्मितों के सवाल पर चिढ़ते हुए बोला।
मुझे उसके साथ डेट पर जाना था। आलिया आयशा के आगे से गुजरते लबों पे तंजिया मुस्कुराहट सजाए बोली, लेकिन आलिया शायद भूल रही थी कि उसने आयशा से तकरार करने का सोचा। वो आयशा ही हो सकती थी सिर्फ जो किसी बात का बदला लेकर रहती, कोई चीज़ उतार नहीं रखती, इसलिए तो उसके सामने से गुजरती आलिया को आयशा ने अपने पाँव से गिराना चाहा, जिसकी बिना पर आलिया मुँह पर जमीन पर मुँह के बल गिरती गिरती बची, क्योंकि दानियाल ने आगे बढ़कर उसे बचा लिया था। यू स्टूपिड गर्ल, आलिया तैश मारती आयशा पर बढ़ती, लेकिन यह परवाह किसे थी। जब भी तो आयशा विसिल पर जाती है, हनान के हमरा क्लास से बाहर निकल। हाशिर आई एम सॉरी। अगले दिन हाशिर क्लास में आते ही आयशा ने हाशिर से सॉरी की, लेकिन हाशिर अनसुनी किए जाकर कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या बदतमीजी है, मैं तुमसे सॉरी कर रही हूँ तो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। आयशा हाशिर के बराबर वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मिस आयशा। हाशिर वहाँ से उठते हुए बोला। रुको, आयशा हाशिर का हाथ थामे उठी। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि मेरा दुपट्टा। बस इनफ इज़ इनफ, जो हो गया सो हो गया, मुझे मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाशिर आयशा की बात काट कर अपना हाथ छुड़ाते झटके से बोला, नहीं तुम्हें मुझे माफ़ करना ही होगा। आयशा बज़िद हुई और हाशिर का रास्ता रोकते हुए बोली, आयशा और वो भी सॉरी, वाह क्या बात है, देखो ये फजूल का मजाक मत करो, हटो मेरे रास्ते से। हाशिर ने उसे हटाना चाहा। नहीं हटूंगी, तुम्हें पहले मेरी बात माननी पड़ेगी। आयशा जिद से बोली, यार हाशिर कर भी दे माफ़। अब आयशा को ज़्यादा ड्रामे ना कर। सुलेमान आंख दबाते हाशिर के कान में सरगोशी करते हुए बोला, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा आयशा मैडम। हाशिर बजाय खौफ की जाहिर करते हुए बोला। दर हकीकत वो आयशा से हुई उसकी गलतफहमी को पहले ही भूल चुका था और आयशा को माफ़ कर चुका था, लेकिन आयशा को तंग करने के लिए दिल ही दिल में उसकी हालत पर खूब हंस रहा था। देखो सरजादी आ रहे हैं। हाशिर जल्दी बोलो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, वरना मैं कोई और ड्रामा कर गया तो मैं सरजादी से कहकर फिर से क्लास में सस्पेंड करवा दूंगी। आयशा कुर्सी के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगी। तभी हाशिर ने आयशा का बाजू पकड़कर उसे नीचे उतारा, लेकिन आयशा मुँह खोलकर चीखने लगी। सरजादी के क्लास में आने से पहले हाशिर आयशा के मुंह पर हाथ रखकर आयशा के हमरा कुर्सी के पीछे छुप कर बैठ गया और जुबान से इकरार कर चुका था आयशा को माफ़ करने का। लेकिन शहजादी के कदमों के चाप करीब आते आयशा के मुँह से हाथ हटाकर हाशिर फर्श पर झुके कुछ ढूंढने की एक्टिंग करने लगा। आयशा प्लीज़, शहजादी से कुछ मत कहना है, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मज़ीद कोई ड्रामा मत करना, वरना फिर सर मुझे क्लास से सस्पेंड कर देंगे। हाशिर धीमे लहजे में आयशा से मुखातिब हुआ। आयशा हाशिर की गैर होती हालत की खूब मज़े लूट रही थी, क्योंकि जानती थी शहजादी जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे और सज़ा के मामले में किसी का लिहाज नहीं करते, इसीलिए फ़िलहाल हाशिर की हालत पर रहम खाते हुए खामोश हो गई। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो फर्श पर झुके? शहजादी तो जैसे आयशा और हाशिर पर ही पूरी क्लास में नज़रें रखे हुए थे, इसलिए फ़ौरन वहाँ दबके। सर वो मेरा बैग गिर गया था, वही उठा रही थी। आयशा चिल्लाकी से खुद को बचाते हुए बोली। और हाशिर आप क्या कर रहे थे? सर ने पूछा। सर मैं इसकी हेल्प कर रहा था। क्यों? आयशा का बैग इतना भारी है, फिर आयशा इतनी वीक हो गई जो उनसे अकेले एक मामूली सा बैग नहीं उठाया जा रहा। सर तंजिया अंदाज में बोले। सर जी वो आयशा वीक हो गई है, हाशिर तेज़ी से बोला। सभी ज़ोर से हंसने लगे। खामोश हो जाएं सब और आप दोनों खड़े होकर और जाकर अपनी सीटों पर बैठे। जी सर। दोनों बैग वक्त बोलते खुद को नॉर्मल करते वहाँ पर बैठकर एक दूसरे को देखकर पहली बार मुस्कुराने लगे। अरे अर्शल, आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अजलान ने अर्शल को देखते हुए बोला। कुछ नहीं यार, बस तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। अजलान कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोला। यार तू उस लड़की को जानता है जिससे हमारी रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी? कौन सी लड़की? अजलान जानबूझकर अनजान बनते बोला। यार वही लड़की हया जिसने मेरे ऊपर कॉफ़ी गिराई थी। अर्शद बोला। अरे हाँ याद आ गई, क्यों क्या हुआ? तू उसे जानता है? अजलान तजस्सुस से बोला। हाँ यार तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जानता है मैं अपने मंगेतर आयशा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ जानता हूँ, लेकिन इसमें है कहाँ से आ गई? अजलान उसके करीब होते हुए बोला। यार उसे पता नहीं कहाँ से मेरे ऑफिस का एड्रेस मिल गया है, तब से मेरे पीछे पड़ी और कहती है कि मुझसे मोहब्बत करती है। अर्शद झुंझलाए हुए बोला। तो फिर मज़े कर, अजलान और तबाकते हुए बोला। तुम जानते हो मैं लड़कियों से दूर रहता और मैं सिर्फ आयशा से मोहब्बत करता हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। अर्शद संजीदा अंदाज में बोला। जानता हूँ, खैर अच्छा देख लेंगे उसे हया नामी बला को भी। फ़िलहाल तुम रिलैक्स करो। अजलान ने उसे रिलैक्स करना चाहा। ओके। फिर मैं चला। ये कहते हुए उठा। ओके ब्रो। अजलान चला के दिखाते अर्शल से मिला और हया को ये पूछने के लिए उसका काम हुआ है या नहीं फ़ोन करने लगा। कौन है वहाँ? मैंने कहा कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कदमों की चाप मज़ीद करीब आ रही थी, लेकिन अंधेरे के बाद किसी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था।
जिसकी वजह से रानिया मजीद घबराई। देखो, जो भी हो अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत रखो, मेरे सामने मुँह छुपाकर वार करने की जरूरत नहीं। खुद को मजबूत जाहिर करते रानिया आगे बढ़ी। जब भी किसी आदमजात से टकराई, लेकिन अंधेरा होने के बाद वो सिर्फ खुद के साथ टकराया वजूद का महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो घबरा गई। जब उसी वक्त किसी की हंसी रानिया के कानों में गूंजी, तभी उस शख्स ने रानिया को बालों से पकड़कर ज़मीन पर दे मारा, जिसकी वजह से रानिया के सिर पर चोट लगी। वो दर्द से करा रही थी, लेकिन ये दर्द शायद उस दर्द से कम था जिसे रोज़ मिलने वाला था। तभी हॉल की तमाम लाइट्स ऑन हो गई और रानिया उस 6 फुट के लंबे इंसान जो उसी की ओर बढ़ रहा था उसे रोते हुए देखने लगी। खुद की तरफ बढ़ते दरिंदानुमा इंसान के कदमों की वजह से रानिया का काफ़ी खौफ महसूस कर रही थी, जो सिगरेट का धुआं फेंकते रानिया की ओर बढ़ रहा था। कौन हो तुम? हाँ, क्यों कैद किया है मुझे यहाँ? मैंने कहा हटो पीछे, मुझे टच करने की हिम्मत मत करना। रानिया पीछे होते वैश्यनुमा इंसान पर चिल्ला रही थी, जो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, बस आगे बढ़ रहा था। मारे खौफ के रानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उस वैश्य ने रानिया का हाथ पकड़कर सिगरेट से सुलगाया, जिससे रानिया की जलन के मारे चीखें निकल गई। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, लेकिन शायद उसे फिर भी रानिया पर तरस नहीं आ रहा था, इसलिए रानिया को बालों से जकड़ को खुद के करीब किया कि तभी उस परिंदे के फ़ोन की घंटी बजी, जिसकी वजह से रानिया से दूर हटा और फिर उसे बंद करके बाहर चला गया। सरप्राइज माय लवर अर्सल। आयशा अर्सल के रूम में ब्लैक कलर की शलवार कमीज में मलबूस बालों को कैचर में कैद किया, हाथों में ब्लैक कलर की मैचिंग चूड़ियाँ पहने किसी हसीना से कम मालूम नहीं हो रही थी, जो आज अर्सल को सुबह सुबह सरप्राइज देने के लिए अर्सल के घर दाखिल हुई। आयशा और अर्सल की मंगनी को 2 साल हो चुके थे। दोनों एक ही खानदान के चश्मे चिराग थे, इसलिए बिला झिझक दोनों एक दूसरे के घर आते जाते। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? अर्सल जो अभी उठा था नाइट ड्रेस में मलबूस बाथरूम की तरफ जाने लगा, तभी आयशा वहाँ आई। तुमसे मिलने आई हूँ, आयशा मुस्कुराते हुए बोली। ये भी कोई टाइम है किसी से मिलने का? अर्सल शायद अभी भी हया की कल वाली हरकत से डिस्टर्ब था, इसीलिए आयशा से थोड़ा रूड होकर बोला। तुम्हें अगर मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ, आयशा खफा होकर बोली। इधर आओ। अर्सल आयशा का हाथ पकड़ उसे अपने हमरा बेड पर बिठाता हुआ बोला। कुछ पर अर्सल आयशा को देखने में मसरूफ़ आ गया, तभी आयशा ने चुटकी बजाकर अर्सल को होश दिलाने की कोशिश की। क्या हुआ अर्सल, ऐसे क्या देख रहे हो? आयशा अर्सल से मुखातिब हुई। कुछ नहीं, खैर तुम नीचे चलो, मैं फ़्रेश होकर आ जाऊँ, दोनों मिलकर फिर नाश्ता करते हैं। अर्सल उठते हुए बोला। मुझे आज सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारना है और नाश्ता भी बाहर करना है, इसलिए मैं इधर ही बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आयशा जिंदी अंदाज में बोली। अर्सल जो किसी की बात कम ही मानता था, लेकिन आयशा वो वाहिद लड़की थी जिसे वो कभी इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए सर हिलाते उसने हाँ कर दी। अर्सल लव यू सो मच, मैं जानती थी तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते, प्लीज़ हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे बस हमेशा के लिए तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। आयशा अर्सल का हाथ थामे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती तो मैं पाना चाहती हूँ। तभी अर्सल के कानों में हया के अल्फाज गूंजे। वो उसके ज़ेर से फिर से हया के बारे में सोचने लगा। क्या हुआ अर्सल, किधर है आज तुम्हारा ध्यान? खैरियत तो है, सब ठीक है ना? आयशा एक बार फिर अर्सल के बाजू को झंझोड़ते बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। खैर तुम बैठो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। अर्सल आयशा को तलकीद करता खुद वॉशरूम की ओर बढ़ गया, लेकिन आयशा अर्सल की पहली बार बदले हुए तेवर को सोचती वहाँ बेड पर बैठ गई। एक्सक्यूज़ मी, बीएस का डिपार्टमेंट किधर है? एक खूबसूरत सा परी चेहरा दानियाल से मुखातिब हुआ। वो शायद दुनिया में न्यू थी, इसलिए चेहरे पर घबराहट लिए इधर उधर सबसे पूछने की सही कर रही थी, लेकिन मजाल है से कोई डिपार्टमेंट का सही बता दे, इसलिए अब आखिरी बार दानियाल के पास आई। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, दानियाल ने उसकी घबराहट को देखते बोला। हाँ ठीक है। दानियाल उस हसीना के हमरा क्लास में पहुँचा, ये था कि वहाँ अजीब सी भगदड़ मच गई। शायद आलिया और आयजा का झगड़ा चल रहा था, इसलिए सब खूब मज़े लेकर उनके इर्द गिर्द जमा थे। कोई झगड़ा ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा था, कोई मज़े से तमाशा देख रहा था। आयजा और आलिया की लड़ाई को हाशिर भी खूब एंजॉय कर रहा था, इसलिए वो कुर्सी पर एक हाथ में चिप्स और दूसरे में कोल्ड ड्रिंक थामे ऐसे बैठा था जैसे कोई एक्शन मूवी देख रहा हो। अगले लम्हे आयजा ने आलिया का रजिस्टर उठाकर क्लास के बाहर उछाला, जो सीधा उस हसीना के सर पर लगा। आउच! वो अचानक कमरे से चिल्लाई। तभी किसी की अचानी आवाज़ सुनते हाशिर ने पलट कर देखा। बस कर दो अब ड्रामा तुम लोग, दानियाल का हाथ में आता हुआ आलिया और आयजा से मुखातिब हुआ, जिस पर दोनों ने पलट कर देखा। बिल्कुल ठीक कह रहा है दानियाल, हाशिर दानियाल के करीब आते बोला, जिस पर दोनों ने एक साथ मुड़ कर देखा। आप कौन है? ज़्यादा तो नहीं लगी आपको? हाशिर उस लड़के से मुखातिब हुआ। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है क्लास के लोग कुछ ठीक नहीं है। नूर आयजा की तरफ देखते हुए बोली, जिसने अभी थोड़ी देर पहले रजिस्टर नूर के सर पर उछाला था। ओ तुम कौन हो? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी क्लास में आकर हमें ही सुनाने की? आयजा आगे बढ़ती हुई बोली। बिल्कुल सही कह रही हो तुम आयजा, ये कौन होती है हमें सुनाने वाली? अभी वो दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी हुई थी, अब ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे बेस्ट फ्रेंड हो। उनकी
क्लास की ये सबसे अच्छी आदत थी, वो आपस में लड़ते थे लेकिन किसी दूसरे को कहने का मौका नहीं देते थे। इसलिए तो प्रिंसिपल समेत बाकी टीचर्स ने भी इन्हें आज तक कुछ नहीं कहा था। मैं नूर हूँ और अब से मैं इसी क्लास का हिस्सा हूँ। नूर पुरजोश अंदाज में हाशिर से मुखातिब हुई। अरे आप तो वाकई में नूर हैं, हाशिर मुस्कुराते बोला, जिस पर आयज़ा और आलिया जल भून गई। फिर मुंह बनाकर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गई। मैं दानियाल और ये मेरा दोस्त हाशिर, इस क्लास की शान। आप घबराए नहीं, ऐसा ड्रामा आप रोज़ देखेंगे क्लास में। हाशिर दोबारा कुर्सी पर बैठ चुका था और नूर भी उसके बराबर बैठ चुकी थी, जिस पर आयज़ा खासी घूर कर उसे देख रही थी और मन ही मन में नूर को बुरा भला कह रही थी। हया पिकअप द फ़ोन। अरसलान कब से हया को कॉल कर रहा था लेकिन कोई जवाब मौसूल न होने की वजह से कुछ परेशान था, इसलिए बार बार हया को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। हया का फ़ोन ना जाने कहाँ गिर गया। उस वक्त वो शायद खुद की भी होश ना थी, इसलिए चुपचाप घर आकर अपने कमरे में लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। फ़ोन पर हया का जवाब मौसूल ना पाकर अरसलान हया के कमरे की खिड़की से उसके कमरे में दाखिल हुआ और एक शातराना मुस्कुराहट लिए हया के बेड की ओर बढ़ा। हया जो गहरी नींद सोई हुई थी, इसी वजह से उसे किसी और का आना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अरसलान हया के करीब बैठकर उसकी जुल्फ़ों को प्यार से छूने लगा और दिल ही दिल में अपनी पसंद को दाद देने लगा। चूँकि हया के घर पर सिर्फ हया और उसके डैडी रहते थे, इसलिए वहाँ आने जाने का कोई मसला ना था। लेकिन रात चूँकि काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अजलान को सोचकर हया के कमरे की खिड़की के ज़रिए उसके कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मध्यम रोशनी थी, जिसके बायस से सब कुछ मध्यम मध्यम दिखाई दे रहा था। इसीलिए कुछ लम्हे हया को अजलान जी भर के देखने के बाद धीमे से बोला, हया उठो जल्दी। अजलान हया को झंझोड़ते बोला, कौन है? हया घबराते हुए उठ बैठे। अगले लम्हे अजलान ने हया के मुंह पर हाथ रखा और उसके करीब हुआ। मैं हूँ अजलान, घबराओ नहीं। अजलान अपना हाथ उठाते हुए बोला। तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रहे हो? हया बुझी बुझी सी बोली। तुम बताओ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और किधर गायब हो? अजलान खफा हुआ। कहीं नहीं, एक्सीडेंट हो गया था। हया बोली। अरे हाँ, ये एक्सीडेंट वाला प्लान तो हमारा नहीं था। तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अजलान हया के माथे पर लगी बैंडेज को देखते बोला। नहीं, मुझे क्या होना है। खैर तुम इस वक्त यहाँ से जाओ, भी मुझे रेस्ट करना है। हया लड़खड़ाते हुए बोली, लेकिन अगले पल अजलान ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया। तुम ठीक तो हो ना? अजलान ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, हया जल्दी से बोली। ओके, मैं चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। हया से जाने के बोलकर अजलान फिर से खिड़की के रिश्ते वापस चला गया, जबकि हया खुद को संभालते बेड पर आकर लेट गई और चौकियों में गुम अजलान की बेपरवाही का सोचने लगी। अजलान की बेरुखी देखकर हया काफ़ी परेशान नजर आ रही थी, इसलिए आज वो अरसल से अपने किए की माफ़ी मांगने जा रही थी, क्योंकि मैं क्यों अरसल की ज़िंदगी बर्बाद करने पर उतरी, या फिर मैंने अपना तमाशा बना लिया? क्या मैं इतनी घटिया लड़की हूँ जो एक लड़की होकर इतनी नीच हरकत करने पर उतर आई? हया अपनी सोचों को झटकती एक नया आज़म लिए बाहर निकल गई। अब तक हाशिर और नूर के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं और क्लास में भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं। आज भी सरजदी की क्लास में दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे। मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। आप सब अपने अपने ग्रुप्स पार्टनर के नामों की लिस्ट देख लें। सरजदी ने सलमान को लिस्ट थमाते हुए कहा। आलिया का सलमान से है, जबकि दानियाल का नूर से, और आयज़ा का हारिश के साथ ग्रुप बनाया गया था। किसी को इशू है तो बता सकता है। सरजदी आयज़ा की तरफ देखते बोले। नहीं सर, मुझे कोई इशू नहीं, हाल बता आप हाशिर से पूछ सकते हैं। आयज़ा बोली। नो सर, आई हैव नो इशू। हाशिर ने आयज़ा को देखते हुए कहा। बेशक आयज़ा और हाशिर की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो दोनों ऐसे थे हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करने वाले, इसीलिए आज भी सरजदी की वजह से दोनों राज़ी हो गए। रानिया दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से फ़ौरन खड़ी हुई और 6 फुट लंबे अजनबी को देखते उसकी ओर बढ़ी। देखो, तुम कौन हो? मुझे क्यों यहाँ कैद किया हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? रानिया चिल्लाते बोली। जुनैद नाम है मेरा। एक बात बार बार कहने का आदी नहीं हूँ, दोबारा नहीं कहता, इसलिए ध्यान से सुन लेना। अभी कुछ देर बाद बॉस आते होंगे, इसलिए तुम खाना खा लो, वरना वो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी ना सको। जुनैद रानिया के सामने खाने की ट्रे रखते बोला। रानिया ने टैच छुआकर ट्रे को उल्टा दिया और ववीला करने लगी, लेकिन उस ऊंचे पहाड़ी टेले पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। लगता है बॉस आ गए हैं। गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुनते जुनैद बाहर भागा। तभी रानिया भी बाहर को निकलने के लिए भागी, लेकिन किस्मत अभी उस पर इतनी मेहरबान नहीं हुई थी। जब अजलान ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। किधर जा रही हो माई लव रानिया? तुमने मुझे यहाँ कैद किया है? रानिया अजलान की तरफ देखते हैरान हुई बोली। हाँ बिल्कुल रानिया माई लव, अभी तो बस बंगले में कैद किया है, अभी अपने दिल में कैद करना बाकी है। अजलान शातराना हंसी हंसते रानिया की ओर बढ़ा। छोड़ा मुझे। रानिया अजलान से दूर होने की कोशिश करने लगी। बेबी, अब तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, तुम्हारी जगह सिर्फ यहाँ है, मेरे दिल के पास। मैं चाहता हूँ ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ।
अजलान रानी को मजीद खुद के करीब करते हुए बोला। रानी खुद को अजलान के इतना करीब होने के बायस खौफ महसूस कर रही थी। तभी अजलान ने झटके से रानी को खुद से दूर करते परे धकेला, जिसके बायस रानी ज़मीन पर जा गिरी। अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, शाम में वापस आऊँगा, फिर देखते क्या करना है तुम्हारे साथ। अजलान दरवाज़ा बंद करते चला गया, जबकि रानिया बेबसी होती हुई ज़मीन पर बैठे रोई जा रही थी और अल्लाह से मदद की फरियाद करने लगी। अरसल कुर्सी पर बैठा खासा मसरूफ़ नज़र आ रहा था। वो किसी प्रोजेक्ट के हवाले से अपनी सेक्रेटरी को हिदायत दे रहा था। तभी हाया वहाँ आई बिना इजाज़त के। सर, मैंने इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये फिर भी आ गई। हाँ, आप चाहे मैं बात कर लेता हूँ। अरसल खासी गुस्से में अपने वर्कर को ताकीद करते हुए बोला। ये सामना, आप बाहर वेट करें। अरसल ने अपनी सेक्रेटरी को कहा। जी सर। आमना एक दिलचस्प बड़ी नज़र अरसल और हाया पर डालती कमरे से निकल गई। क्यों आई हो यहाँ? अरसल कुर्सी से खड़े होते बोला। मुझे आपके 2 मिनट चाहिए, फिर अंदर कभी नहीं आऊँगी यहाँ, वो जल्दी से बोली। अरसल उसे बोलने की इजाज़त देते कुर्सी पर बैठ गया। तभी हया अरसल के सामने अपनी नशीस पर बैठते हुए बोली। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें मिस्टर अरसल। हया नजरें झुकाए अरसल से बात कर रही थी। बस कह लिया जो कहना था, अब आप जा सकती हैं। अरसल हया को एक हाथ से पकड़े हुए मुखातिब हुआ। देखें प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं फिर यहाँ से चली जाऊँगी। हया अरसल का हाथ पकड़े बोली। इसीलिए मैं वहाँ आयशा आ गई। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई, आयशा गुस्से से बोली। अरसल और हया दोनों शर्मिंदा हुए अपने हाथ पीछे करते एक दूसरे से दूर हटे। अरे अरे, मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? मैं तो वैसे भी जा रही थी, तुम अपना रोमांस जारी रखो। आयशा हया को अरसल की तरफ धकेलते हुए बोली, जिसकी वजह से हया अरसल के सीने से जा लगी। अरसल को उससे ऐसी तवक्को न थी, इसीलिए हया को खुद से दूर हटाते आयशा को समझाने लगा। लेकिन आयशा ने अरसल की एक न सुनी और दरवाज़ा मुँह पर मारती वहाँ से चली गई। कर लिया तमाशा तुमने, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अरसल हया को धक्का देते हुए बोला। ऑफिस में काफ़ी हंगामा हो चुका था। तब भी सब हया को कमरे से बाहर रोते जाते देख आपस में चहमगोइयाँ करने लगे। लेकिन अरसल कहता ही सब खामोश हो गए थे। सब अपना अपना काम करें। अरसल ये कहता खुद भी अपने ऑफिस जा चुका था। 2 दिन से रानिया सवेरान बंगले में तनहा बगैर कुछ खाए कैद थी। अब उसे शिद्दत से भूख का एहसास हो रहा था, इसलिए किचन में जाकर पानी पीने लगी और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। शायद किस्मत को रानिया पर थोड़ा रहम आ गया, इसलिए शायद थोड़ी देर की तलाश के बाद उसे एक डब्बे से बिस्किट और नूडल्स के पैक मिले, जिसे वो फ़ौरन बनाकर खाने लगी। अभी वो खाकर फारिग हुई थी, तभी असलान वहाँ आ गया। हाँ, अच्छा हुआ तुमने कुछ खा लिया, वरना तुम भूखी रहती तो मुझे ज़रा अच्छा न लगता। अरसल रानिया के करीब आते हुए बोला। असलान रानिया के करीब आते बोला। दूर हटो मुझसे और जाने दो मुझे यहाँ से। रानिया किचन से बाहर निकलती बोली। अरे अरे, जाने देंगे, पहले तुमसे कुछ मायदे तो तय कर लें। कैसे मायदे? रानिया हैरान हुई। तुम्हें अपनी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। तुम लालच के लिए इतना नीचे गिर जाओगे, मुझे इस बात का अंदाज़ा ना था। मेरी ज़िंदगी की यही सबसे बड़ी गलती होगी जो तुमसे प्यार किया, लेकिन अब मैं इस गलती को मज़ीद अपने लिए रसवाई का बाइस नहीं बनाऊंगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया आज मैंने, समझे तुम? आइंदा कभी मेरे करीब आने की गलती मत करना। गुस्से में रानिया ये नहीं जानती थी कि वह अजलान की कैद में है और शायद ये भी भूल गई कि अजलान जैसा दरिंदा कुछ भी कर सकता है उसके साथ। लेकिन रानिया बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ लपकी। तभी अजलान रानिया को बालों से चिकरता हुआ बोला। आज तो तुमने ज़ुबान चला ली मेरे सामने। आइंदा अगर कभी ऐसा किया तो तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। वो रानिया को बाहों में उठाया ऊपर कमरे की तरफ सीढ़ियाँ बोर्ड करने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। भाई को पता चला तो मैं तो छोड़ेंगे नहीं। वो मुसलसल असलान के कमर पर मुक्के मारते नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन असलान पर ज़रा भी असर ना हुआ, बल्कि उसे मज़ीद ज़ोर से पकड़ा बेड पर लापट खा और रानिया के मुँह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके खुद उसे कमरे में बंद करके बाहर चला गया। रानिया मुसलसल चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। हेलो असलान, किधर हो तुम? कल से कोई रास्ता नहीं तुम्हारा? अरसल फ़ोन पर कुछ परेशान लग रहा था। नहीं, बस यही बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद आया हूँ। तुम बता, खैरियत है ना? असलान बात बदलते बोला। यार, उस हया की वजह से मेरे और आयशा के दरमियान गलतफहमी हो गई है और आयशा मेरी एक बात नहीं सुन रही। अरसल बोला। पर हुआ क्या है? असलान अपनी शातिराना मुस्कुराहट लिए हंसने लगा। अरसल ने लम्बे पल में सारी बात असलान को बता दी, जिसकी वजह से असलान को खासी खुशी हुई। तो परेशान मत हो, मैं आयशा भाभी से बात करता हूँ, असलान ने कहा। नहीं तो रहने दे, मैं खुद बात करूँगा। अरसल कुछ सोचते हुए बोला। ओके चल, फिर मैं सोने लगा हूँ, फिर बात होती है। असलान ने फ़ोन किया, ये कहकर फ़ोन बंद किया और खूब हंसने लगा।
आयज़ा और अरशद ग्राउंड में बैठे प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे, तभी वहाँ नूर आ गई। अरे हाशिर चलो ना लंच पे चलें। अभी हाशिर बोला भी नहीं था कि आयज़ा फ़ौरन उठकर नूर की तरफ बढ़ी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ काम चल रहा है, तुम्हें लंच की पड़ी है? देखो मैं तुमसे नहीं हाशिर से मुखातिब हूँ, तुम अपनी हद में रहा करो। आयज़ा के सामने किसी ने ऐसे उसकी तजलील नहीं की थी जितनी आज नूर कर रही थी। गर्ल्स प्लीज़ काम डाउन। नूर तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ काम ख़त्म करके। हाशिर नूर की तरफ बढ़ते बोला। काम माई फुट। नूर पैर पटकती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि आयज़ा खूब कहकर लगाकर हंस रही थी। हाशिर आयज़ा की हंसी से चिढ़ सा गया, इसीलिए फ़ौरन से हाथ की उंगली से उसे बावर कराते बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। हाशिर के इस तरह बोलने पर आयज़ा ने अपनी हंसी को काबू किया और वहाँ से उठ गई। करो बैठ कर यहाँ खुद ही काम, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए वहाँ से चली गई। हाशिर का भी अब मूड नहीं था, इसीलिए वो भी वहाँ से उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए गाड़ी की ओर बढ़ गया। तुम खुद को समझते क्या हो? अरसल गुस्से से भरा हुआ हया के घर चलाया, जहाँ इस वक्त सिर्फ वो अकेली थी। हया के घर पे सिर्फ वो उसके डैड रहते थे, लेकिन इस वक्त वो भी अपने ऑफिस में थे, जिसकी वजह से अरसल बेदरक हया के घर में घुस आया। ये क्या बदतमीज़ी है, आपको मैनर्स नहीं है कि किसी के घर में आने की? हया अरसल को यहाँ तो देख आपे से बाहर हुई। दरहकीकत अरसल के गुस्से से वो खासी डर गई थी, इसलिए खुद को अरसल के सामने मजबूत साबित करने के लिए हया ने फ़ौरन ऐसा रद्दमल ज़ाहिर किया। तुम खुद को क्या समझती हो? अरसल हया का बाजू पकड़े उसे झंझोड़ते हुए बोला। अब मैंने क्या किया है? हाँ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। हया अरसल की गिरफ्त की वजह से शदीद दर्द महसूस कर रही। तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, खुद यहाँ मज़े से बैठी हो, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। अरसल मजीद हया के बाजू पर दबाव डालते हुए मुखातिब हुआ। देखो जो भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं, खुद तुम्हारी मंगेतर की गलती है, उसने तुम्हें गलत समझा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? हया अपना बचाव करते हुए बोली। करना तो तुम्हें पड़ेगा, इसीलिए चलो मेरे साथ। अरसल हया को बाजू से घसीटता अपनी गाड़ी में बिठाने लगा। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। हया जो भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, पाँव पर शदीद दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन अरसल की इस बेरहमी के हाथों बेबस हो गई, इसीलिए ज़बरदस्ती अरसल के बिठाने पर गाड़ी में बैठ गई। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हया गाड़ी में बैठ कर मुसलसल बोल रही थी। अरसल ने अपनी उंगली हया के होठों पर रखी, उसे खामोश करवाने में कामयाब हुआ। हया ने अगले ही लम्हे अरसल की उंगली को परे झटका और आराम से बैठ गई। कहाँ ले आए हो मुझे? छोड़ो। हया अरसल का हाथ झटकते बोली। ज़्यादा ड्रामे मत करो बस, और चुपचाप अंदर जाओ, जाकर आयशा को सब सच बताओ। अरसल हया को बाजू से घसीटते हुए बोला। गालबन ये आयशा का घर था। जदीद तर्ज पर मुबनी आलीशान शान शौकत का मुजाहरा कर रहा था। ड्राइंग रूम में दाखिल होते अरसल ने नौकर को आयशा को बुलाने का कहा। खुद वहाँ सोफे पर सुकून से बैठ गया। हया भी अरसल के बराबर ही बैठ गई। ओह तो तुम दोनों आए हो? आयशा तनबीह करते हुए बोली। तभी वहाँ मिसिस बैग भी आ गई। अरे अरसल बेटा तुम कब आए? अरसल सलाम करते हुए उनके साथ में ही खड़ा बातें करने लगा। ओहो ये कौन है? मैंने अभी देखा है, उन्होंने हया की तरफ देखते हुए बोला। हया ने आगे बढ़कर सलाम किया। तभी आयशा ने हया की तरफ देखते मिसिस बैग को हया का तारुफ अरसल की ख़ास दोस्त कहकर करवाया, जिस पर अरसल और हया दोनों शर्मिंदा हुए। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। मिसिस बैग के जाते ही हया आयशा की ओर बढ़ी। देखो आयशा, उस दिन जो तुमने देखा था वो बस एक गलत फहमी थी। हाँ बिल्कुल आयशा, हया ठीक करिए, तुम गलत समझ रही हो, इसीलिए हम दोनों तुम्हें सच बताने आए हैं। अरसल भी आगे आते हुए बोला। सच माय फुट, चले जाओ अरसल यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कितना चाहा मैंने तुम्हें, लेकिन तुम इस लड़की के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो। आयशा हया को अरसल के सामने घसीटते हुए बोली। देखो आयशा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। असल सब्र का मुजाहरा कर रहा था, वो आयशा से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसीलिए तो आयशा के सामने गिरकर अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करा रहा था, जिस पर अरसल का ये रूप देख हया हैरान थी। अपनी ये रिंग पकड़ो और दफ़ा हो जाओ अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ, आयशा गुस्से से बोली। आयशा ऐसा मत करो, पहने इसे। अरसल आयशा का हाथ थामे उसे रिंग पहनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आयशा ने हाथ झटक दिया और खुद वहाँ से रोते हुए गायब हुई, जबकि अरसल वहीं पर गिर के रोता रहा। हया भी अरसल की हालत पर अफसरदा हुई और ख़ुद को कसूरवार समझ रही थी, क्योंकि अनजाने में सब उसी की वजह से हुआ था। तभी हया वहाँ से चुपचाप चल दी। इन दिनों हाशिर और आयज़ा प्रोजेक्ट की वजह से ज़्यादातर वक्त इकट्ठे गुजार रहे थे, इसीलिए दोनों में कुछ कुछ दोस्ती भी हो गई, या फिर दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो गए थे। जबकि नूर जो अनजाने में हाशिर को दिल दे बैठी थी, हमेशा हाशिर और आयज़ा को एक साथ देकर जल बुन जाती, लेकिन हाशिर सबसे नावाकिफ़ था, क्योंकि वह नूर को सिर्फ अच्छी दोस्त समझता था। आज भी दोनों को काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए आयज़ा घर की ओर जाने लगी, तभी वह नुमान आयज़ा का कज़न आ गया। तुम
यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, आयशा घबराते हुए बोली। लेकिन नुमान ने आयशा का हाथ थाम लिया और ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा। हाशिर जो दूर खड़ा ही सब देख रहा था, फ़ौरन से वहाँ आकर आयशा का हाथ नुमान की गिरफ्त से छुड़ाया। कौन हो तुम बदतमीज़ लड़के, नुमान चिल्लाया। मैं जो भी हूँ तुम बताओ, तुम क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, हाशिर आगे बढ़ते हुए बोला। आयशा घबराकर हाशिर के पीछे बच्चों की तरह छुप गई। आयशा जो आज तक किसी से नहीं डर रही थी, आज वो एक मामूली से शख्स से डर रही थी, या फिर हाशिर नुमान को मामूली समझने की गलती कर रहा था। देखो मिस्टर, आयशा मेरी कज़न है और ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम दरमियान में मत आओ, नुमान आयशा का हाथ पकड़ते हुए बोला। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से। आयशा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नुमान की गिरफ्त मजबूत थी। तभी हाशिर ने आगे बढ़कर नुमान के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और आयशा का हाथ थामकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। जबकि नुमान वहीं यहाँ पे से बाहर होता हाशिर और आयशा को देखने लगा। आयशा की इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं थी हाशिर से कि वो उसके लिए इतना कर रहा था, लेकिन आज जो हाशिर ने उसके लिए किया वह हैरान थी और मुसलसल बच्चों की तरह रो रही थी। हाशिर ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और आयशा का हाथ थाम लिया। क्या हुआ है आयशा, इतना रो क्यों रही हो? हाशिर, मुझे घर नहीं जाना, वो फिर वहाँ आ जाएगा, वो मुझे कहीं ले जाएगा। आयशा रोते हुए हाशिर से इल्तिजा कर रही थी। ऐसा क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों उतना उस शख्स से डर रही हो? देखो चुप हो जाओ। हाशिर रुमाल से आयशा को थमाते हुए बोला। नहीं, मुझे फिल वक्त नहीं जाना घर, प्लीज़ हाशिर, तुम मुझे अपनी दोस्त समझते हो तो कहीं ले जाओ। आयशा रोते हुए बोली। ओके रिलैक्स, तुम मेरे घर चलो। हाशिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला तो आयशा ने भी हाँ में हाँ मिला दी। रानिया खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। एक बार फिर से मदद के लिए चिल्ला रही थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन वहाँ कोई सुन नहीं पा रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और अजलान अंदर आया। देखो तुम यहाँ जितना भी शोर मचा लो, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बस मेरा काम करो और निकलो यहाँ से। तुम जो भी चाहते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, रानिया चिल्लाते हुए बोली। क्या कहा तुमने कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मेरे सामने ज़ुबान लड़ा रही हो? अजलान रानिया को बालों से पकड़ता हुआ बोला। चलो शाबाश, इस पर साइन करो। अजलान रानिया के हाथ में पेन थमाते हुए बोला। मैं नहीं करूँगी साइन, जाओ जो करना है कर लो, रानिया पेन को फेंकते हुए बोली। क्या कहा तुमने कि तुम साइन नहीं करोगी? अजलान रानिया के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोला। हाँ नहीं करूँगी साइन मैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रानिया अजलान के मुंह पर थूक फेंकते हुए बोली। अजलान का पारा हाई हो चुका था, लेकिन रानिया को इस वक्त सिर्फ यहाँ से भागना था, इसलिए बाहर की ओर दौड़ लगाई। तभी अजलान ने लपक कर रानिया को पीछे से खींचा, जिसकी वजह से रानिया की कमीज़ फट गई और बाजू भी एक साइड से फट गया, जबकि दुपट्टा तो वहीं बेड पर रह गया था। रानिया खुद पर हुए हमले के लिए तैयार न थी, इसलिए आंखों में आंसू लिए अपने गिर्द बाजू से दायरा बनाया वहाँ से भागने लगी। क्या मुंह दिखाओगी बाहर लोगों को? भागना है ना, शौक से भागो, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में क्या समझेंगे वो तुम बेहतर जानती हो। उसकी रानिया इतनी बेबस ज़िंदगी में कभी ना थी जितना आज हुई। तो इस वक्त ऐसे परिंदे की मानती जो हमेशा आज़ादी के लिए तड़पता हो, लेकिन जब भागने का मौका मिले तो उसके पर ही काट लिए जाएं। इसीलिए बेबस सी रानिया वहीं खड़ी होकर अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। रानिया की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, वो चिल्ला रही थी। अजलान, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने क्या किया? अरे औरत होने के नाते ही मेरी इज़्ज़त कर लेते, यही सोच लेते कि तुम्हारी माँ और बहन भी एक औरत है, लेकिन तुमने तो उनका भी नहीं सोचा। मुझे घिन आ रही खुद से कि मैं तुम जैसे शख्स का इंतखाब करना चाहा। आई हेट यू। अरसल भाई को तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तुम जानवर से भी बदतर हो, तुम पल पल मरोगे, खुद के लिए मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी कबूल नहीं करेगी। बंद करो अपनी बकवास, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अजलान रानी के कंधे पर हाथ रखते बोला, जिस पर रानी 2 कदम पीछे हटी। चलो आज तुम पे लगी तोहमत को भी सच कर देते हैं, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं रानिया माई लव। अजलान मुसलसल रानिया की ओर बढ़ रहा था, जबकि रानिया खुद के बचाव के लिए पीछे हटती दीवार से जा लगी। ओ कम ऑन रानिया, ज़्यादा ड्रामे मत करो, खुद मेरे पास चली आओ। देखो मैं तुमसे कह रही तुम मेरे करीब मत आना, वरना मैं खिड़की से कूद जाऊंगी। रानिया खिड़की की तरफ देखते बोली, जहाँ बाहर गहरी खाई थी। बेवकूफ़ समझा है क्या मुझे? तुम मुझे धमका रही हो? अजलान के कदम मजीद रानिया की ओर बढ़ रहे थे। ऐसी जिल्लत और रसवाई से बेहतर है कि मैं मौत की आगोश में चली जाऊँ। सुना तुमने, मैं कभी तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। रानिया मौत की आंखों में आंखें डाले कलमा पढ़कर खिड़की से कूद गई और गहरी खाई में जा गिरी, जहाँ सिर्फ रानिया का वजूद पड़ा था। रूह अल्लाह के पास जा चुकी थी और हमेशा के लिए पुरसुकून नींद सो चुकी थी वो। जबकि अजलान हक्का बक्का रानी की हरकत पर हैरान हुए अफसोस की खिड़की के बाहर झांक रहा था, जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। खुदकुशी करना कब आसान होता है? मौत को गले लगाने से पहले इंसान जीते जी कई बार मरता है, जिंदा होता है।
लोग तो बस खुदकुशी करने वाले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि कोई इंसान क्यों करता है? क्यों अपनों से हमेशा दूर चला जाता है? क्यों अपनी ही सांसों का दुश्मन बन जाता है? क्यों अपने ही हाथों से अपनी आखिरत बर्बाद करने की कोशिश करता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता, क्योंकि ऐसा वही समझ सकता है जिस पर ये सब बीती हो। आज रानिया ने भी ऐसा ही किया, लेकिन सिर्फ खुद की इज्जत बचाने की खातिर। अब सिर्फ रानिया की मौत पर सवाल उठने बाकी थे, लेकिन रानिया को उसकी क्या परवाह, क्योंकि अब तो वो दुनिया से जा चुकी थी और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी। बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा ना होने वाला हो। मिसेस रहमान अरसल के सर पर हाथ फेरते बोली। मम्मी प्लीज़, ये आपका वहम है, और बुरा तो पहले ही हो गया। आयशा ने मंगनी जो ख़त्म कर दी। अरसल सुर्ख आँख के लिए माँ की गोद में सर के बोल रहा था। कह तो तुम ठीक रहे हो। आयशा सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी की बिना पर ऐसे कैसे कर सकती है? मैं उसे समझाऊंगी। मिसेस रहमान बोली। नहीं मम्मी, जिसे साथ निभाना हो वो हर हाल में निभाता है। उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था, लेकिन इस दिल का क्या करूँ, ये मानने को तैयार ही नहीं। अरसल माँ की गोद में सर रखे फूट फूट कर रो रहा था। अरसल मेरे बेटे, तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो। आज फिर हिम्मत क्यों हार गए? अगर अल्लाह ने चाहा तो आयशा से ही तुम्हारी शादी होगी। तुम ऐसा करो, रानिया को फ़ोन करो। जब से मेरी बच्ची घर से गई है बात ही नहीं हुई। मिसेस रहमान बात बदलने को बोली। जी मम्मी। अरसल फ़ोन डायल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन ऑफ जा रहा था। मम्मी, फ़ोन ऑफ जा रहा है, क्या पता क्लास में ना हो या फिर कहीं बाहर हो। अरसल माँ को तसल्ली देते बोला, लेकिन खुद भी फिक्रमंद हो गया था, क्योंकि रानी जब से ऑस्ट्रेलिया गई थी तब से सिर्फ एक बार ही खैरियत का मैसेज आया था। उसके बाद कोई कॉल नहीं, या फिर शायद सब इतना मसरूफ़ हो गया था कि किसी को फुर्सत ही ना मिली रानी की खबर लेने की। अच्छा चलो, कुछ देर बाद फिर कॉल कर लेना। मिसेस रहमान फीकी मुस्कुराहट लिए बोली, लेकिन दिल में भी अभी भी कुछ बुरा होने का वहम लिए वो सोचों में गुम थी। माँ जी, आप कब आई वापस कराची से? हाशिर घर में दाखिल होता बोला। अभी आई हूँ। तुम बताओ, ये लड़की कौन है? नाहिद बेगम आयशा की तरफ देखते बोली, जिसने ब्लैक जीन्स के ऊपर वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और बगैर दुपट्टे के शानों के बालों को बिखेरा हुआ था। तभी आयशा ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद हाशिर ने अपनी दोस्त कहकर आयशा का अपनी माँ से तारुफ करवाया, जिस पर नाहिद बेगम को काफ़ी खुश नजर आ रही थी। अरे बेटा, तुम खड़ी क्यों? इधर बैठो मेरे पास। आयशा, जो हाशिर के बड़े घर को हैरत से देख रही थी, एकदम आवाज़ से चौंक गई। हाशिर का घर बड़ा होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत था। जदीद तर्ज पर मबनी फर्नीचर और डेकोरेशन पीसेस के हमरा खूब अच्छे से सजाया गया था। मम्मी, खाना लगवाते, हमें भूख लगी है। हाशिर सोफे पर गिरता बोला। अरे चांद कहाँ से निकल आया? अरमीश, हाशिर की बहन, हाशिर को चिढ़ाते हुए बोली। मैं इधर ही होता हूँ। तुम कैसे आ गई कॉलेज से आज जल्दी? बस, हाशिर ने पूछा। वैसे ही लेक्चर फ्री था इसीलिए। ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। आप कौन? अरमीश आयशा की तरफ मुस्कुराते बोली। ये मेरी दोस्त है। हाशिर आयशा के आगे खाने के प्लेट खिसकाते हुए बोला। हाँ, दोस्त ही है ना? अरमीश आँख दबाते हुए बोली, जिस पर आयशा खांसी घूरते हुए हाशिर को देखने लगी। जी बिल्कुल, हाशिर ने सफाई पेश की। माँ जी, आज आयशा हमारे घर यहीं रहेगी। इसके मॉम डैड आउट ऑफ सिटी हैं और भाई भी यहाँ नहीं होता, इसलिए वो अकेले घर पर डर रही थी, तो मैं इसे अपने साथ रहने की ऑफर की। हाशिर ने कहा। ये तो ठीक किया तुमने, बहुत प्यारी बच्ची है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाप जब तक नहीं आते तुम यहाँ रह सकती हो। तुम भी बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। नाहिद बेगम मुस्कुराते हुए बोली। जी थैंक्स, आयशा मुस्कुराते हुए बोली। इस वक्त आयशा खासी डिस्टर्ब थी, इसलिए ज़रा कम ही बोल रही थी, और इस खामोशी को हाशिर ने काफ़ी नोट किया, इसलिए अरमिश को चाय का बोलकर आयशा को बाहर लॉन में लेकर आ गया। रानी की खुदकुशी के बायस अजलान काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। खुद को बचाने के लिए वहाँ से सारे सबूत मिटाकर खुद इस्लामाबाद होटल में आराम करने के लिए आ गया। इसलिए जब पुलिस वहाँ अजलान के बंगले में पहुंची, किसी को ना पा सकी, क्योंकि पुलिस को खाई के करीब रिहायशी लोगों से रानी की मौत का पता चला था, जिसकी वजह से पुलिस तफ्तीश करते हुए यहाँ पहुंची। कातिल कितना ही चालाक ना क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सबूत छोड़ जाता है, इसलिए पुलिस को थोड़ी सी कोशिश के बाद रानिया का मोबाइल मिल गया, जिस वक्त ऑफ था। मेरे ख्याल में सर ये मोबाइल का कनेक्शन इस लाश के साथ है, हो सकता है, जो हमें मिली है। अहमद ऑफिसर सिकंदर के सामने मोबाइल रखते हुए बोला। और सर ये दुपट्टा भी बेड के नीचे से मिला, गालिबा इसका भी कोई केस से ताल्लुक़ है। ऑफिसर साहब ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते कहा। ठीक है, मज़ीद तफ्तीश जारी रखें और इस लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। ऑफिसर सिकंदर भाई खिड़की की तरफ देखते बोले। और हाँ अहमद, तुम इस मोबाइल को चार्ज करो, फिर पता करते हैं किसका काम है। जी सर, ठीक है। ऑफिसर सिकंदर भाई झांकते हुए बोले, जो गहरी सोच में गुम थे। ये क्या है आयशा? ये
बेटा किसकी शादी का कार्ड है? मिसेस रहमान कार्ड आयशा से लेते बोली। हाँ आयशा, ये कार्ड किसका है? अरसल हैरान हुआ। मेरी शादी का है, परसों मेरी शादी है मेरे खाला के बेटे सुमैर के साथ, और अगले हफ्ते मैं कनाडा जा रही हूँ, इसलिए आंटी आप लोग ज़रूर आना। और हाँ अरसल तुम तो ज़रूर आना, आयशा आंखों में आंसू लिए बोल रही थी, जबकि मिसेस रहमान दोनों को तना छोड़कर खुद वहाँ से जा चुकी थी। क्या वाकई तुम ऐसा चाहती हो आयशा? अरसल आयशा का हाथ थामे हुए बोला। हाँ ऐसा ही चाहती हूँ। आयशा अपना हाथ छुड़ाकर बाहर की ओर बढ़ गई, जबकि अरसल दिल में एक नया ऐद करके ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। आयशा का फ़ोन कब से बज रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। तभी हाशिर आयशा के रूम में आया और हया की मोबाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। नहीं मुझे नहीं उठाना, आयशा ने इनकार किया। उठा लो, हो सकता है ज़रूरी कॉल हो। हाशिर ने स्टार्ट किया। घर से कॉल है, हया फ़ोन उठाती हुई बोली। हेलो हया बेबी, आपकी मॉम घर आ गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं। आप कहाँ हैं? अभी तक आई नहीं हो? से दूसरी तरफ से मुलाजमा बोली। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली, और क्या हुआ है मॉम को? हया गुस्से से बोली। ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, डॉक्टर को दिखाया क्या? हया ने पूछा। जी हाँ बेबी, लेकिन वो आपको पूछ रही है, डॉक्टर ने भी आपको बुलाने का कहा है। तो इस तरफ से जवाब दिया गया। अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं आती हूँ। हया ने तेज़ी से बात मुकम्मल करते हुए फ़ोन बंद किया। आशिर मुझे घर जाना होगा, मॉम वापस आ गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आयशा अजलत में बोली। हाँ चलो आओ, मैं तो छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर। आशिर बाहर की ओर बढ़ते हुए बोला। हाँ तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आंटी को खुदाफिज बोल के रही। फ़ोन चार्ज हो चुका था और मोबाइल ऑफिसर सिकंदर के हाथ में था, जो रानिया की फ़ोन से आई लास्ट कॉल को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने लास्ट कॉल को कॉल बैक की। हेलो रानिया, कितने दिनों से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम कॉल नहीं पिक कर रही। दूसरी तरफ से अरसल बेताबी से बोला। जी मैं ऑफिसर सिकंदर बोल रहा हूँ, आप रानिया का क्या लगता है? ऑफिसर ने अरसल से तफ्तीशी अंदाज में पूछा। मैं रानिया का भाई हूँ, वो मेरी बहन है, और इस वक्त रानिया कहाँ है? आप क्यों उसके फ़ोन से कॉल कर रहे हैं? अरसल परेशान होता है एक सांस में बोले गया। देखिए मैं इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आप आ जाएँ, फिर डिटेल से बात करते हैं। ऑफिसर सिकंदर ये कहकर फ़ोन बंद कर गए और ख़ुद भी लाश के बारे में परेशान हो गए। आखिर उनकी भी एक बेटी थी, इसलिए वहीं बेसुध होकर उस केस को गौर करने लगे। क्या हुआ मॉम को? मॉम किधर है? बुशरा आंटी? आयशा अपने मॉम के कमरे में दाखिल होते रूम में उनकी गैरमौजूदगी पर अपनी कामवाली से इस्तेफार कर रही थी। जी वो गड़बड़ाई। क्या वो लगा रखी है? किधर है मॉम? तभी बुशरा वहाँ से भाग गई। तभी वहाँ नुमान आयशा का कज़न आया। हेलो आयशा डार्लिंग, आखिर तुम आ ही गई मेरे जाल में। नुमान हंसते हुए आयशा के करीब आया और उसके मुंह पर आई लटों को छूने लगा। तभी आयशा खौफ के मारे पीछे को हटी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आयशा गुस्से से चिल्लाने लगी। हिम्मत की तो बात तुम रहने ही दो, अगर हिम्मत दिखा दी तो तुम्हें ही पछतावा होगा। नुमान आयशा को कमर से पकड़े खुद के करीब करते हुए बोला, जिस पर आयशा काफ़ी सहम गई। ये बताओ वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम गई थी? नुमान ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते पूछा। कोई नहीं था। आयशा की आंखों में पानी तैर रहा था, लेकिन यहाँ वो बेबस थी। होगा तुम्हारा कोई आशिक? नुमान आशिक पे जोर देते बोला। मुझे जाने दो यहाँ से, आयशा बेबसी दबी आवाज़ में बोली। तुम्हें जाने दूँ ताकि तुम फिर से उसके साथ जाकर रंगीलियाँ मनाओ? नहीं आयशा बेबी, ऐसा मैं होने नहीं दूँगा। नुमान उसका हाथ मरोड़ते हुए बोला। कल से तुम मेरे साथ ही नहीं जाओगे और वापस मेरे ही लेकर आऊँगा। और हाँ, अगर तुम मुझे उसके साथ नजर आई तो याद रखना, आगे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। नुमान आयशा को खुद के करीब करते हुए बोला। और एक बात और, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। आ जाए अंकल और आंटी तो करता हूँ तुम्हारे अपने निकाह की बात। आखिर कब तक बचपन की मंगनी को लटकाते फिरेंगे? नुमान आयशा को गिरफ्त से आज़ाद करते हुए बोला और बाहर की ओर बढ़ गया, जबकि आयशा वहीं ज़मीन पर बैठे रोई जा रही थी। ऑफिसर, क्या हुआ है? मेरी बहन को कहाँ है? अरसल परेशान होता ऑफिसर सिकंदर के ऑफिस में बैठा उनसे इस्तफसार कर रहा था। देखिए हमें एक लड़की खाई से लाश मिली है, और खाई के ऊपर जहाँ सिर्फ एक ही बंगला है वो वहाँ से आपकी बहन का फ़ोन और दुपट्टा मिला। ऑफिसर सिकंदर इंतहाई तमुल से बोले, जिस पर अरशल को शौक लगा। ये क्या फजूल बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन तो ऑस्ट्रेलिया गई थी। आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। अरशल सदमे की कैफियत में था, जबकि वो रानिया के मोबाइल और दुपट्टे को पहचान चुका था। देखें, मुर्दा खाने में आप जाकर पहचान कर सकते हैं, जो आप कह रहे हैं हो सकता है वैसा ही हो। अफसर सिकंदर जानते हैं वे भी तसल्ली देते हैं अरसल से मुखातिब हुए। मुर्दा खाने में जहाँ सफ़ेद चादरें लिपटे बेअसर और बेसहारा लाशें मौजूद थीं, लाशों में से एक दुख और अफसोस भरी निगाह डालकर अरसल निहायत हिम्मत के साथ अफसर सिकंदर के हमला रानी की लाश तक पहुँचा। कितना अज़ीज़नाक होता है वो लम्हा जब कोई अपने अजीज़ से जान रिश्ते को खुद से दूर जाते हुए देखता है, वो भी हमेशा के लिए, और फिर कभी आप कुछ कर भी नहीं सकते।
अरसल की आंखों से आंसू जारी हुए, लेकिन उसे हिम्मत करनी थी, इसलिए सफ़ेद चादर को हटाए रानिया के चेहरे को बगौर देखने लगा, जो दिमाग पे चोट लगने के बाईस पट्टियों से जकड़ा हुआ था। अरसल आंखों में आंसू लिए रानिया के चेहरे को आखिरी बार छू रहा था और फिर दोबारा से रानिया का चेहरा सफ़ेद चादर से लिपेट दिया। जी ऑफिसर, ये मेरी बहन ही है। अरसल नहायत तामुल से लड़ते कदमों के साथ रानिया की लाश को पहचानने का इकरार कर रहा था, वरना दिल तो चीख चीख कर इनकार कर रहा था। भाई, क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे या फिर भाभी के आने पर बदल जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त भाई से अलविदा तौर पर मिलती रानिया ने बड़े प्यार से अरसल से पूछा था। अरे पगली, मेरी ज़िंदगी में कोई भी आ जाए, लेकिन तुम्हारे हिस्से का प्यार कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी जगह तो सबसे अलग है। अरसल बहन की बात पर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते बोला। भाई, मेरा आपको और मम्मी को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे फिर कभी आप दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। रानिया रोहानसी होते बोली। अरे मेरी गुड़िया, ऐसे नहीं सोचते, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। मिसेस रहमान रानिया को गले लगाते बोली। हाँ, ज़्यादा ही हो रहा है तो उसके शौहर को घर जमाई बना लेंगे, फिर तो इधर ही होगी ना। अरसल रानिया को तंग करते हुए बोला। जी नहीं, मैं रह लूँगी अपने ससुराल में ही। रानिया नाक चढ़ाए बोली। अरसल रानिया की बातों को याद किए मुसलसल रो रहा था, क्योंकि अब रानिया हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन इस बात को कैसे अपनी मम्मी को बताता, यही सोचकर अरसल का बुरा हाल हो रहा था। लेकिन अब उसे हिम्मत करनी थी, आखिर को घर का इकलौता फर्द था। इसीलिए अरसल खुद को संभालते आंखों में आए आंसू साफ करने लगा। हया 2 दिन से असलान को कॉल कर रही थी, लेकिन असलान का फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा था, जिसकी वजह से मुसलसल डिप्रेशन का शिकार थी वो। इसलिए एक बार फिर असलान को कॉल करने लगी। असलान, जिसने अभी फ़ोन ऑन ही किया था, हया की इतनी मिस कॉल देखकर परेशान हुआ। अभी भी बेल आ रही थी, इसलिए असलान ने अब की बार कॉल पिक की। हेलो असलान, कहाँ हो? 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं। हया फिक्र के अंदाज में असलान से पूछ रही थी। कहीं नहीं, बस मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, यहीं कमरे में पड़ा रह गया था, अभी ढूंढा है। असलान जान छुड़ाते हुए बोला। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हया फिक्रमंद हुई, जिस पर असलान घबरा सा गया, इसलिए फ़ौरन बात को घुमा गया। नहीं, कुछ नहीं, बस ऑफिस के कामों का प्रेशर है। तुम कब वापस आओगे? हया ने पूछा। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। असलान ने जल्दी से बात मुकम्मल करते फ़ोन बंद किया, जबकि हया वही सोचा हुकुम खिड़की के पास जा खड़ी हुई। अरशद बेटा, किधर रह गए थे और ये तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही है? देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। मिसेस रहमान अरशद के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते बोली, जिस पर अरशद का सब्र टूट चुका था, इसलिए फूट फूट कर रो पड़ा। अरे बेटा, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। देखना, मैं खुद तुम्हारे लिए आयशा से अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। अरशद माँ के गले लगी ऊंची आवाज़ में रोने लगा। लाश रहमान विला में आ चुकी थी, जिसे देख मिसेस रहमान हैरान थी। अरशद, ये सब क्या है? कौन मरा है? हाँ, और ये हमारे घर में क्यों आए हैं? मिसेस रहमान घबराते हुए उससे पूछने लगी। मम्मी, हमारी गुड़िया रानिया है, वो हमें छोड़कर चली गई। अरशद रानिया के चेहरे से चादर हटाते हुए बोला, जिसे देख मिसेस रहमान मारे सदमे के चिल्ला उठी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, उन्होंने अरशद के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए पूछा। आंखों में मुसलसल आंसू जारी थे, लेकिन मौत तो बरहक है, जाने वाले कब वापस आता है? मम्मी, रानिया चली गई है, आपकी गुड़िया अब कभी वापस नहीं आएगी। अरशद मिसेस रहमान को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो रानिया के चेहरे को छू रही थी। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, उठो, ये मजाक मत करो, उठो जल्दी। तुम तो अपनी माँ की बात हमेशा मानती हो, तुम्हें अगर कोई बात मनवानी तो मान लूँगी मैं, लेकिन मुझसे ऐसे रूठो नहीं। रानिया, मेरी बच्ची, उठो। अभी तो मेरी गुड़िया को ने दुल्हन भी बनना है। अभी तो मैंने तुम्हारी सारी खुशियाँ देखनी है। मुझसे बात करो, मेरा ही हुक्म है। रानिया, उठ जाओ। रूठ जाऊँगी वरना मैं तुमसे। मिसेस रहमान रानिया की लाश को जोड़ते सदमे की कैफियत में बोल रही थी। अरशद बस अपनी मम्मी को हौसला देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब बस दुनिया में सिर्फ उसकी एक माँ ही बची थी, जिसे वो खोना नहीं चाहता था। रानिया को मरे 10 दिन हो चुके थे और इस सारे अरसे में सिर्फ एक बार ही आयशा अरशद से मिली, वो भी रानिया के जनाजे पर। अब वो शादी करके कनाडा से के साथ जा चुकी थी। इतने अरसे में अरशद को भी आयशा का ख्याल नहीं आया, लेकिन शायद वो अब उसे याद भी नहीं रखना चाहता था। अरशद के चेहरे पर एक मुकम्मल खामोशी छा गई, जिसे तोड़ना मुश्किल था। ऑफिस में बैठा वो काम में मसरूफ़ था, तभी हया आ गई। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अरशद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरशद गुस्से से बोला। मुझे आपकी बहन की मौत का पता चला, इसलिए अफसोस करने आई हूँ। हया आहिस्तगी से बोली। तुम मेरा तमाशा देखने आई हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्यों आ जाती हो बार बार मुँह उठाकर? क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? अरशद हया को बाजू से पकड़े दीवार से लगाता बोला। मैं तो बस। हया अरशद की मजबूत गिरफ्त के बायस दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ बोल ना पाई। तुम्हें पता है, तुम जब भी आती हो मेरे पास तब मुसीबत ज़रूर लाती हो। आज तुम्हें मैं खुद मुसीबत में डाल दूँगा, जिससे चाह कर भी तुम छुटकारा ना पा सको।
अरसल हया की आंखों में आंखें डाले गुस्से से बोल रहा था। साथ ही हया को बाजू से पकड़ा ऑफिस से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठाकर गाड़ी तेजी से दौड़ा गया। ये आप मुझे किधर ले जा रहे हैं? छोड़े मुझे। हया इस वक्त एक फार्म हाउस में मौजूद थी जो गालिबन अरसल का था। अरसल हया को मजबूती से पकड़े एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ और गुस्से से उसे बेड पर पकड़ा। पटखाजी से हया करा कर रह गई। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? हटे यहाँ से, मुझे वापस जाना है। हया बेड से उठते हुए बोली, जिस पर अरसल ने दोबारा से बेड पर फेंका और अपना कोट उतार के एक साइड पर फेंका। अब वो शर्ट के बटन खोल रहा था जिस पर हया घबरा गई। कि आप क्या कर रहे हैं? मैं जो भी करूँ इससे तुम्हें मतलब? अरसल हया के चेहरे पर झुकता हुआ बोला। दूर हटे मुझसे। हया अरसल को चेहरे को परे करते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारे करीब होने का शौक नहीं। सुना तुमने? बस आज का सारा दिन और सारी रात तुम्हें यहाँ मेरे साथ कमरे में रहना होगा। अरसल गुस्से से बोला। ये क्या बकवास है अरसल? हया गुस्से से खड़े होते हुए बोली। अरसल पहली बार हया के मुँह से अपना नाम सुनकर इस तंजिया हंस गया था। बकवास नहीं कर रहा, बस अपना फैसला सुना रहा हूँ तुम्हें। अरसल हया के मुँह पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोला। मैं आपके फैसले की पाबंद नहीं हूँ, सुन लें। तभी हया कमरे का दरवाज़ा खोलते वहाँ से जाने लगी, लेकिन अरसल ने फ़ौरन दरवाजे के आगे खड़ा हुआ। तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वैसे भी तुम तो मेरे करीब आना चाहती थी ना, तो आज मौका मिल रहा है, तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी होगी। अरसल हया के हाथ को थामते हुए बोला। ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे जाने दो। हया अरसल की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें जो कहना था कह लिया, लेकिन होगा वही जो मैंने कहा। सुना तुमने? अरसल हया को बेड पर बिठाते हुए बोला। तभी अरसल ने हया के मुंह पर रुमाल बांधा, जिसकी वजह से हया कुछ ही देर में बेहोश हो गई। अरसल शायद पहले ही ऐसा मंसूबा बना चुका था, लेकिन हया की बदकिस्मती थी कि वो खुद आज अरसल के पास आई। अरसल हया को लिटाकर खुद भी शर्ट उतार कर सोफे पर दराज हो गया। एक बार बेड पर पड़ी हया को बेहोश देखा और लाइट्स ऑफ करते सुकून से सोफे पर सो गया। अपनी शर्ट उठाए अरसल पहनने लगा और बालों को कंघा करने में मसरूफ था। जब भी हया की आंख खुली, सर भारी होने के बायस अभी भी दुख रहा था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर होश में आ चुके थे। तुमने मेरे साथ क्या किया? बर्बाद कर दिया मुझे। बोलो क्यों किया ऐसा? हया अरसल को शर्ट से पकड़े झंझोड़ रही थी। तभी अरसल ने हया के हाथ पर अपना हाथ रखा। तुमने खुद ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया है। अब भुगतो, सज़ा है तुम्हारी हमेशा के लिए। कहा था ना मैं तुम्हारे लिए वो मुसीबत बन जाऊँगा जिससे तुम पूरी उम्र आज़ाद नहीं हो पाओगी। अरसल सुकून से बोला। ये तुमने क्या कर दिया अरसल? क्यों मुझे बर्बाद कर दिया? हया अरसल के सीने को पीटते हुए बोल रही थी। कुछ नहीं किया मैंने, सुना तुमने? बस तुम इस कमरे में मेरे साथ एक रात और आधा दिन रही हो, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। बस तुम्हें अजियत देना चाहता था जो तुमने मुझे दी। अरसल हया का हाथ हटाते बोला, जिस पर हया चिल्ला उठी। अगर तुमने गलत कुछ नहीं किया तो मुझे लाए क्यों थे? क्या मकसद था तुम्हारा? हाँ, वो चिल्लाई। तुम्हें ये बताना था कि किसी की ज़िंदगी में जहर घोलने का नतीजा क्या होता है। खैर, अपना हुलिया दुरुस्त करो, अब हमें यहाँ से जाना होगा। अरसल के लिए तो जैसे ये कोई आम सी बात थी, लेकिन हया सदमे की कैफियत में थी। मुझे घर नहीं जाना, क्या सोचेंगे बाबा के मैं रात भर कहाँ रही? तो वो नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली। तो बता देना तुम कि तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात होगी। अरसल हया से मुखातिब हुआ। बकवास बंद करो। सुना तुमने? हया अरसल के मुंह पर थप्पड़ मारकर वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन अरसल वहीं खड़ा था। शायद उसे एहसास हो गया था उसने वाकई हया के साथ बुरा किया, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन अनजाने में अरसल हया की इज्जत को दागदार कर चुका था। लोगों की नज़रों में हया को पाकदामन होने के बावजूद बदचलन बना चुका था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आयशा नाहिद बेगम से बड़े खलूस से मिली। आओ बेटा बैठो। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ मेरी बच्ची कैसी हो? नाहिद बेगम आयशा से गले मिलते बोली। जी आंटी मैं ठीक हूँ, वो हाशिर से मिलने आई थी। आयशा झिझकते हुए बोली। हाँ हाँ ज़रूर, हाशिर अपने कमरे में बुलाती हूँ, वो कहती उठने लगी। नहीं आंटी आप रहने दें, मैं खुद वहाँ मिल लेती हूँ। आयशा ने उन्हें रोका और ख़ुद उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। हेलो हाशिर। आयशा नॉक किए बिना दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। हाशिर जो शर्ट के बगैर लेटा हुआ था फ़ौरन से सीधा हुआ और शर्ट पहनने लगा। हाशिर को ऐसे देख आयशा ने आंखों पर हाथ रखकर दूसरी तरफ देखने लगी। शायद वो शर्मिंदा थी। अब तुम हटा सकती हो अपना हाथ, हाशिर पास आते हुए बोला। कहो क्यों मिलना था तुमने? आयशा बेड पर बैठते हुए बोली। हाँ, ये मिस आयशा कब से इतनी अच्छी हो गई कि मेरे एक दफ़ा कहने पर फ़ौरन मुझसे मिलने आ गई? हाशिर हाथ बांधते हुए बोला। बको मत, अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो इसीलिए बस एक दोस्त की खातिर मैं ऐसा कर सकती हूँ। आयशा ने बात बनाई। हाँ वाकई। हाशिर बेड के सामने बड़ी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बोलो करोगे? आयशा ने पूछा। क्या? कैसी हेल्प चाहिए? हाशिर तजस्सुस से बोला। नुमान मेरे बचपन का मंगेतर है, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो मुझसे शादी करना चाहता है। बावजूद इसके कि मैं कई बार इनकार कर चुकी, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसी
किस फेवर में? वो कहते हैं बचपन की ज़ुबान दी हुई है इसलिए अब अपने वादे से इनकार नहीं कर सकते। तो क्या तुम मुझे नमाज से छुटकारा दिला सकते हो? आयज़ा ने उसे सारी बात बताई। ओह, तो ये बात। हाँ, मैं करूँगा तुम्हारी हेल्प। हाशिर आयज़ा को यकीन दिलाते हुए बोला। प्रॉमिस मी कि तुम अपनी बातों से फिरोगे नहीं। आयज़ा अपना हाथ हाशिर के आगे करते हुए बोली, जिस पर हाशिर ने फ़ौरन से आयज़ा का हाथ थामकर उसे अपने साथ का यकीन दिलाया। ओके, फिर मैं चलती हूँ, फिर परसों फिर मिलकर सोचेंगे कि आखिर करना क्या है। मैं उसे किसी किस्म का शक नहीं होने देना चाहती। आयज़ा उठते हुए बोली, टेक केयर। हाशिर आयज़ा को दरवाजे तक छोड़ आया। डैड, अरसल ने मुझे तबाह कर दिया। हया यह कहकर उसने खुद पर अपनी बीती दास्तान बाप को सुनाई, जिसे सुनते ही सलमान साहब खासे गुस्से में आ गए। तुम बताओ, तुम अरसल को कैसे जानती हो? उन्होंने पूछा। डैड, वो मैंने अजलान का बताया ना, उसके ज़रिए। हया नजरें झुकाए बोली, ये अरसल ने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी बच्ची की इज्जत को दागदार नहीं होने दूंगा। है, मुझे तुम अभी अरसल के घर लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। सलमान साहब उठते हुए बोले, पर डैडी आपने कहा था कि आप हया की बात पूरी नहीं हुई थी कि सलमान साहब खड़े होते उसे हाथ से इशारा करके खामोश करवा गए। है, इसमें कुछ गलती तुम्हारी भी है। सबका इल्ज़ाम अरसल पर नहीं लगाया जा सकता। तुमने अभी उसे उकसाया है। मैं जानता हूँ उसने जो भी किया गलत किया, लेकिन अब मुझे एक फ़ैसला करना होगा जिसे तुम्हें मानना होगा, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। जी डैड, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। हया रोहानसी होती बोली, क्योंकि उसके डैड ने उस पर भरोसा किया था, उसके लिए यही काफ़ी था। चलो फिर अरसल के घर चलो। ये कहकर वो दोनों अरसल के घर की तरफ रवाना हुए। बेगम साहिबा, अरसल साहब से कोई मिलने आया है। अच्छा, तुम ड्राइंग रूम में बिठाओ और अरसल साहब को बुलाओ कमरे से। खुद मिसेस रहमान ड्राइंग रूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर रहमान ने मिसेस रहमान से सलाम किया। वालेकुम सलाम जी, कहिए। उन्होंने पूछा, आप गालिबन अरसल की माँ हैं? मिस्टर रहमान गुस्से को दबाते हुए बोले, जी हाँ, मैं अरसल की ही माँ हूँ। उन्होंने हैरानगी से कहा, कैसी माँ है आप जिसे अपने बेटे की हरकतों का ही नहीं पता, या फिर आपने अपने नवाब की तरबियत ही ऐसी की है? मिस्टर सलमान गरज के बोले, ये आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मेरे घर में आके आप मेरे और मेरी बेटी की इंसल्ट कर रहे हैं? आपकी मिसेस रहमान गरज कर बोली, कहाँ हम अपने इकलौते बेटे के बारे में ऐसा सुन सकती थी? दूसरा, उन्हें अपनी तरबियत पर बुरा भरोसा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरसल ड्राइंग रूम में दाखिल होता हया से मुखातिब हुआ, जो खामोश बैठी थी। ओह, तो तुम हो अरसल? मिस्टर सलमान गुस्से से बोले और अरसल का कॉलर पकड़ लिया। छोड़े मुझे, आप कौन है और आप पागल तो नहीं होंगे? अरसल मिस्टर सलमान का हाथ झटकता बोला, मैं इस लड़की का बाप हूँ जिसकी इज्जत को तुमने दागदार करने की कोशिश की। मिस्टर सलमान गुस्से से चिल्लाए, ये क्या फजूल बोल रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मिसेस रहमान अरसल के आगे खड़े होते बोली, अच्छा, बड़ा घुमंड है आपको अपनी तरबियत पर, अपने इस नालायक बेटे पे? तो पूछे इसे कल रात कहाँ था ये? अरसल बताओ तुम कहाँ थे? आपके मिसेस रहमान पलट कर अरसल से मुखातिब हुए। वो मैं अरसल अभी पूरा बोला ही नहीं था कि है चिल्ला उठी। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ आपको। आपके इस बेटे ने मुझे ज़बरदस्ती अपने फार्म हाउस में ले जाकर पूरा एक दिन और पूरी एक रात अपने साथ कमरे में बेहोश करके रखा। मेरा क्या कसूर था आंटी, आप बताएं। अगर कोई ये आपके बेटे के साथ करता तो आप क्या करती? आयज़ा रोते हुए बोली, अरसल बताओ क्या लड़की जो बोल रही है वो सच है? बोलो, जवाब दो। मिसेस रहमान अरसल को झंझोड़ते बोली, जी मम्मी ये सच कह रही, पर ये सब। अभी अरसल के अल्फाज पूरे मुंह से निकले ही ना थे कि मिसेस रहमान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अरसल के मुंह पर दे मारा। शर्म आ रही मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारी माँ और बहन जिसे अभी मरे हुए कुछ दिन हुए, वो भी एक औरत है, लेकिन तुम तो जानवरों से भी बदतर निकले। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। वो गुस्से से बोल रही थी। मम्मी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लें। अरशद गिड़गिड़ाया, बस खामोश हो तुम। भाई साहब आप मुझे माफ़ कर दें और मेरे बेटे को तो आप जो सज़ा देंगे हमें मंजूर होगी। मिसेस रहमान मिस्टर सलमान के आगे हाथ जोड़ते बोली, मम्मी प्लीज़। अरसल चिल्लाया, मैंने कहा ना तुम खामोश रहो। उन्होंने अपने बेटे को तनबीह की। देखें, आपके बेटे ने मेरी इज़्ज़त की बेटे की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश किया, लिहाजा उसे अब मेरे बेटे के साथ शादी करके उसकी इज़्ज़त को बचाना होगा, वरना दुनिया वाले मेरी बेटी को नहीं अपनाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आपको मंजूर नहीं तो हम इसी वक्त थाने में आपके बेटे के खिलाफ हरासमेंट का केस करवाएंगे, जिससे आपकी काफ़ी बदनामी होगी और इस साहबजादे को सज़ा मिलेगी। बाकी आप सोच लें, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। मिस्टर रहमान ने अपना फैसला सुनाया, जबकि हया और अरसल बस एक दूसरे की तरफ गुस्से से देख रहे थे। हमें आपका फ़ैसला मंजूर है। अरसल की शादी हया से होगी। मिसेस रहमान ने गुस्से से कहा, मम्मी प्लीज़ मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। इसके अलावा आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। अरसल मिनमनाया, डैड मुझे भी शख्स से शादी नहीं करनी। हया भी मिस्टर सलमान से मुखातिब हुई, मैंने जो फ़ैसला किया वही होगा, समझी तुम? वो गुस्से से बोले, जिसकी वजह से हया खामोश हुई। अगर अरसल तुम्हें मेरी बात नहीं मंजूर तो मैं अपने
तो तुम मेरे बेटे कहलाने के हकदार नहीं हो। वो अपना फैसला सुना चुकी थी अरसल को। उनकी बात पर अरसल तड़प उठा, क्योंकि ज़िंदगी में उनके अलावा कोई था नहीं, इसलिए वो उन्हें खोना नहीं चाहता था। मम्मी, मुझे आपका फैसला मंजूर है, इसलिए मैं अभी इस वक्त शादी अभी और इसी वक्त होगी। ठीक है, हमें भी मंजूर है। मिस्टर सलमान ने फ़ौरन हाँ की, जिस पर हया को बेबसी महसूस हुई, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था। वो तो अजलान से मोहब्बत करती थी, पर होना वही था जो कुदरत ने इसकी किस्मत में लिखा था। कुछ ही देर में हया और अरसल का निकाह पढ़वा दिया गया, जिससे दोनों एक अनचाहे बंधन में बंध गए। हया काले रंग की फ्रॉक और सर पर सुख दुपट्टा लिए होश की दुनिया से बेगाना होकर जीते जी अपनी मौत का तमाशा देख रही थी। अरसल, तुमने मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाई। अब देखना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अजाब बनकर तुम पर नाजिल होंगी, जो तमाम उम्र तुम पर मुसल्लत रहेगा। हया ने अरसल की ओर देखकर सोचा। दूसरी तरफ अरसल ने भी हया के बारे में कुछ ऐसे ही जज्बात रखे थे। निकाह के फ़ौरन बाद मिस्टर सलमान और हया घर के लिए रवाना हुए, तभी मिसेस रहमान ने रोक लिया। एक मिनट भाई साहब, कि अब हमारी बहू इस घर की इज्जत भी, इसीलिए अब ये यहीं रहेगी। आप बेफिक्र हो जाए, हम आपकी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। मिसेस रहमान बोली। जी ठीक है। मिस्टर सलमान ने भी हाँ कर दी, जबकि एक ही दिन में हया के साथ इतना सब कुछ हो गया, इसलिए वो खामोश रही। मिस्टर सलमान के जाते ही मिसेस रहमान ने अरसल के कमरे में हया को ले जाने की ताकीद की, जिसे वो खामोशी से मानता ऊपर कमरे की ओर बढ़ा और हया भी उसके पीछे हो ली। अरसल कमरे में दाखिल होकर बेड पर बैठ गया, जबकि हया वहीं गुमसुम खड़ी थी, क्योंकि जानती थी अरसल उसके साथ कैसा सलूक करेगा। जब भी अरसल गुस्से से हया की तरफ लपका और बाजुओं से पकड़कर दीवार के साथ उसे लगा दिया। तुम खुद को समझते क्या? आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई, लेकिन अब मेरी बारी है। देखना तुम्हारे इस मकसद को मैं अपना मकसद बनाकर कैसे तुम्हारी ज़िंदगी को अजाब बनाता हूँ। अरसल हया के बाजू को दबोचता बोला, जिस पर हया के आंसू बह गए। वो खुद को जितना भी मजबूत साबित कर लेती, लेकिन अरसल के सामने वो बेबस थी। हया की बेचैनी को देख अरसल कुछ पीछे हटा। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बेड के दरमियान में दराज हुआ, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। जिस पर हया गुस्से से देखती सोफे पर जा बैठी, लेकिन अरसल को उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए कुछ देर बाद बगैर परवाह किए कमरे की लाइट्स ऑफ किए शर्ट ज़मीन पर फेंकता हुआ बेड पर दराज हुआ, जबकि हया अभी भी कमरे में बैठी वहीं आंसू बहा रही थी, जैसे अपनी मौत का खुद ही मातम कर रही। भाई, आप आ गए? आयज़ा, जो नाश्ता करने में मगन थी, अजलान को इतने दिनों बाद देखकर फ़ौरन उसकी गली लगी। जी हाँ मेरी चुड़ैल, मैं आ गया। अजलान आयज़ा के बालों को बिखेरते हुए बोला। तभी वहाँ नुमान आ गया। अरे वाह, आज तो बड़ी रौनक लगी है। अजलान, तुम कब आए? नुमान अजलान से हाथ मिलाते मुखातिब हुआ। अभी आया हूँ, तुम बैठो, मैं ज़रा मॉम डैड से मिलकर आया। नुमान को तो पहले ही मौका चाहिए था आयज़ा के साथ अकेले में रहने का, इसलिए फ़ौरन आयज़ा का हाथ पकड़ लिया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा शौहर आया हो, तुम गायब हो रही हो। वो लगावट से बोला। शौहर नहीं है आप मेरे, सुना आपने? आयज़ा नुमान का हाथ झटकते बोली। वो भी जल्दी बन जाऊंगा। खाने के फ़ौरन बाद आयज़ा और नुमान की शादी की डेट फिक्स की गई, जिस पर आयज़ा चुपचाप सदमे की कैफियत में अपने कमरे में जा चुकी थी, क्योंकि कोई भी उसको सुनने वाला ना था, जबकि नुमान तो खुशी से पागल हो रहा था, इसलिए फ़िलहाल उसने आयज़ा को इतना नोटिस नहीं किया। तुमने वादा किया था मेरी मदद करने का, तो अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। आयज़ा आशिक के घर सोफे पर बैठी से मुखातिब हुई। देखो, तुम्हें मेरे साथ भागकर शादी करना होगी। व्हाट? आयज़ा की बात सुनकर हाशिर का मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह बंद करो अपना, जो कहा इसे मान नहीं होगा, समझे तुम? आयज़ा रौब जमाते हुए हाशिर से मुखातिब थी। आयज़ा ठीक कह रही है, तुम दोनों यहाँ से भागकर शादी कर लो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप खुद अपने बेटे को किसी गैर लड़की के साथ भागकर शादी करने का बोल रही है। हाशिर आयज़ा से ज़्यादा अपनी माँ पर हैरान था। पर माँ जी, आयज़ा मेरी सिर्फ दोस्त है, महबूबा नहीं जो मैं इसके साथ भागकर शादी करूँ। देखो, मैं इसे अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हूँ, लिहाजा तुम्हें भी इसी के साथ शादी करना होगी। ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। मिसेस सिकंदर बारोब होकर आशिर से मुखातिब हुई। अभी निकलो जल्दी से, मैंने तुम्हारे लिए बैग तैयार कर लिया है, लिहाजा वक्त ज़ाया मत करो। नाहिद बेगम और आयज़ा की ज़िद के बाइस हाशिर आयज़ा के साथ भाग तो गया, लेकिन शादी करने पर फ़िलहाल राज़ी ना था। इधर आयज़ा के घर में भी आयज़ा की गुमशुदगी की खबर फैल चुकी थी, जो रात भर घर नहीं आई थी, जिसके बाइस सब परेशान थे। ख़ास तौर पर नौमान का तो बुरा हाल था। वो तो गुस्से से आग बगोला हो रहा था, क्योंकि इसे आयज़ा हर हाल में चाहिए थी।
मैं जानता हूँ वो किधर होगी। नोमान की बात सुनकर सब चौंककर उसकी जानिब मतवज्जा हुए। वो अपने आशिक के साथ भाग गई है क्योंकि मैं तो इसे पसंद ही नहीं था। वॉट, ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बहन ऐसी नहीं है। अजलान गुस्से से भड़क उठा। तुम दोनों आपस में लड़ो मत। हमें फ़िलहाल आयज़ा को ढूंढने के लिए इस लड़के की तलाश करना होगी। अजलान, तुम दोनों मिलकर इस लड़के के बारे में पता लगाओ। और हाँ, आयज़ा की गुमशुदगी की इत्तला किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी ज़माने में बहुत ज़िल्लत होगी। मिस्टर आमिर अपना हुक्म सादिर कर चुके थे, जबकि मिसेस आमिर का तो रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए वो फ़िलहाल अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अरसल, तुम किधर जा रहे हो बेटा? मम्मी, ऑफिस जा रहा हूँ। अरसल मिसेस रहमान के करीब आता हुआ बोला। बेटा, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। कहीं नहीं जाओगी तुम? सुना तुमने? मेरा ये हुक्म है, जाओ अपने कमरे में हया के साथ टाइम स्पेंड करो। मम्मी प्लीज़, अरसल उकताए हुए लहजे में बोला। अरसल, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो जो मैंने कहा इसे तुम्हें करना ही होगा। अरसल मिसेस रहमान की बात सुनते ही अपने कमरे की ओर बढ़ा, जहाँ हया बेड पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। तभी वहाँ अरसल दाखिल हुआ। तुमने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दी है और ख़ुद यहाँ मज़े से लेटी हुई हो। अरसल हया को बाजू से खींचता हुआ बोला, जिस पर हया एकदम से डरकर उठकर बैठी और अपना दुपट्टा उठाने के लिए सोफ़े की जानिब बढ़ी, जिस पर अरसल ने इसे फ़ौरन खुद की जानिब खींचा, जिस पर हया अरसल के सीने से जा लगी। छोड़ो मुझे, हया तब कर बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेड पर लेटने की? अरसल हया को बाजू से पकड़े बोल रहा था। बीवी हूँ तुम्हारी, तो इस नाते मेरा भी पूरा हक है तुम्हारी हर शय पर। सुना तुमने? हया अरसल की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। अच्छा, तो बीवी बनने का बड़ा शौक है तुम्हें? चलो फिर आज मैं तुम्हारा इस शौक को पूरा कर ही देता हूँ। अरसल ने हया को अपनी बाहों में उठाए बेड पर लापड़ रखा, जिस पर हया कुछ पल के लिए डर सी गई। अरसल हया के ऊपर झुक रहा था, तभी हया ने अरसल के मुंह को परे हटाया और खुद उठकर बैठ गई। देखो, अपनी हद में रहो, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं। हया बेड पर बैठी बगैर अरसल की तरफ देखे बोल रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है, सुना तुमने? लिहाजा अब मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, वरना वाकई में मैं अपनी हर हद पार कर जाऊंगा, जिस पर तुम्हें ही पछतावा होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? आयशा ने गाड़ी में बैठे हाशिर से सवाल किया। पता नहीं, हाशिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला। अच्छा, पता नहीं तो फिर ड्राइव क्यों कर रहे हो? वो भी आयशा थी, इसीलिए बोलने से बाज नहीं रह सकी। रोको गाड़ी को, आयशा चिल्लाकर बोली, जिस पर हाशिर ने हैरान होते गाड़ी को रोक दिया। आयशा हाशिर को ड्राइवर सीट से हटाकर खुद सीट पर जा बैठी। ये क्या बदतमीज़ी है? बदतमीज़ी नहीं है, बस तुम्हें अगवा करके कहीं दूर ले जा रही हूँ। अच्छा है मेरी गाड़ी में बैठकर मुझे ही अगवा किया जा रहा है? अब के हाशिर भी मुस्कुराकर बोला। शुक्र है तुम्हारा मूड ठीक हुआ, आयशा ड्राइव करते हुए बोली। देखो हाशिर, अगर तुमने ऐसे ही मुंह बनाना था तो मेरी मदद करते। हाशिर सिकंदर जो वादा करता है ना, वो हर हाल में निभाता है। कुछ भी हो, हाशिर आराम से गाड़ी के पुश से टेक लगाए बोला। अच्छा, तो फिर जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मेरा तुमसे शादी का कोई इरादा नहीं। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मरी वाले फार्म हाउस में ले चलता हूँ। बाद में तुम्हारा दिल किया तो उधर ही रहना, वरना वापस आ जाना। क्या मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर खुद वापस आ जाओगे? आयशा ने हैरान होते गाड़ी को ब्रेक लगाई। नहीं, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम दोनों का बगैर किसी रिश्ते के इतने अरसे तक वहाँ रहना ठीक ना होगा। दूसरा, मैं अगर गायब हो गया तो नौमान का सीधा शक मुझ पर जाएगा। जाता है तो जाए, तुम बुज़दिल हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। अब क्या? आयशा गुस्से से बोली। और हाँ, मैं खुद ही चली जाऊँगी। जाओ तुम वापस अपने घर, आयशा गाड़ी से उतरते हुए बोली। देखो, यहाँ तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे हैं। देखते हैं तो देखें, मैं क्या करूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अच्छा बाबा, सॉरी, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। अच्छा चलो, अब गाड़ी में बैठो। हाशिर आयशा का हाथ पकड़े गाड़ी में बैठता हुआ खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दोनों एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान के मुस्तकबिल में इन दोनों का एक साथ होना ही दोनों के लिए नुकसान का बाइस होगा। काश अजलान तुम मेरी ज़िंदगी में आई ही ना होती। काश मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं हुई होती। आखिर क्यों हुआ मेरे साथ? शायद अरसल से शादी ही मेरी गलती की सज़ा है। मुझे यहाँ अरसल के साथ नहीं रहना। हाँ, सुबह वापस अपने डैड के पास चली जाऊँगी। हया अभी रात के अंधेरे में सोफे पर लेटी सोच ही रही थी कि तभी असलान की कॉल आई। हया का मोबाइल साइलेंट पर था, इसलिए हया ने आसानी से फ़ोन पिक कर लिया। कमरे से बाहर टेरेस पर आ गई। थैंक गॉड तुमने मेरा फ़ोन उठा लिया, वरना मैं तो समझा था कहीं तुम अपने शौहर के साथ अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बताओ मुझे फ़ोन क्यों किया। हया तब कर बोली। मैं बाहर गार्डन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अभी मिलने आओ। क्या फजूल बोल रहे हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने। बको मत, मैं नहीं आ रही, समझे तुम? मैं अब मज़ीद तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनने वाली। हया गुस्से से बोली, लेकिन लहजा धीमा था। ठीक है, मैं खुद टेरेस पर आ जाता हूँ, फिर देती रहना सबके सवालों के जवाब। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं ऐसा ही करूँगा और ये तुम जानती हो। अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ।
हया ने कहकर फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और सीढ़ियाँ उतरकर गार्डन की तरफ बढ़ी, जबकि असलान वहीं खड़ा शातिराना हंसी हंसने लगा। कहो, क्यों बुलाया है मुझे? हया आहिस्तगी से इधर उधर देखे बिना बोली। तभी असलान ने आगे बढ़कर हया को गले से लगा लिया और बेचैनी से बोलने लगा, हया तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अरसल के साथ नहीं देख सकता। प्लीज़ छोड़ दो अरसल को, छोड़ो मुझे। हया खुद को असलान से दूर करते हुए बोली, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसे तुमने जब चाहा जहाँ चाहा मोड़ दिया। मैं अब अरसल की बीवी हूँ, सुना तुमने, और वैसे भी ये तुम्हारी ही बदौलत हुआ है। कितना यकीन करवाया था मैंने अपनी पाकदामनी का, लेकिन तुमने तो मुझे छोड़ दिया, तो अब क्यों वापस आए? हया गुस्से से बोली। मैं इस वक्त गुस्से में था, असलान हया का हाथ थामते हुए बोला। तभी वहाँ किसी के कदमों की आवाज़ आई, जिसके बायस असलान फ़ौरन से दरख्त के पीछे छुप गया। तुम इस वक्त गार्डन में क्या कर रही हो? अरसल हया की ओर बढ़ते हुए मुखातिब हुआ। कुछ नहीं, तुमसे मतलब? हया कहती हुई आगे को बढ़ी कि फ़ौरन अरसल ने इसे बाजू से पकड़ कर रोक लिया और इसे बावर कराया कि ये उसका घर है और यहाँ वही होगा जो वो चाहेगा। अरसल को किसी तीसरे का शक सा हो गया था जब ये इधर उधर देखने लगा, लेकिन हया से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था वो जो भी था अब तक जा चुका होगा। इसलिए इसने हया से मज़ीद कोई बहस नहीं की। वो हया को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तभी हया को आइंदा यहाँ आधी रात को गार्डन में आने से भी मना किया। हया मजीद अरसल से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए बिना अरसल की तरफ देखे उल्टे कदमों वापस अंदर की जानिब बढ़ने लगी कि तभी उसका पाँव में कांटा चुभ गया। हया वहीं बेंच पर बैठ गई। क्या हुआ? अरसल हया की ओर बढ़ा। पता नहीं क्या चुभ गया, हया पाँव को देखते हुए बोली। हटाओ हाथ को। अरसल खुद भी हया के करीब बैठ गया और कांटे को आसानी से निकाल दिया, जबकि खून अभी भी बह रहा था। लेकिन अरसल को इसकी कोई परवाह ना थी। अब बाकी खुद साफ कर लो इसे, और हाँ, कमरे में मत आना, मुझे काम है, लिहाजा तुम नीचे ही ड्राइंग रूम में सो जाना। ऐसा अरसल ने जानबूझकर किया ताकि हया इसके कमरे में ना आए, जबकि हया मुंह बनाती जलती बुनती लड़खड़ाते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। अगली सुबह हाशिर और आयशा हाशिर के फार्म हाउस पहुंच गए थे। दोनों सोफे पर ऐसे गिरे जैसे पता नहीं कब से थके हुए हों। आयशा, तुम फ्रेश हो जाओ, सामने वाले रूम में जाकर मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। कुछ ही देर में हाशिर ने मुलाजिम को कहकर खाना भी लगवा लिया। अब दोनों खाना खाकर चाय के कप हाथ में थामे बालकनी में खड़े थे। आयशा, तुम क्या वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो या सिर्फ अपने बचाव के लिए ऐसा कर रही हो? पता नहीं, लेकिन इतने दिनों में तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। वो कब जो मेरे अपने ना समझ सके तुमने समझा। मैं नहीं जानती मैंने तुमसे शादी का फ़ैसला क्यों किया, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुमसे बढ़कर मेरा कोई मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता। मेरा बाप और भाई, जिन्हें आज मेरा मुहाफ़िज़ होना चाहिए था, वो तो मुझसे ही बज़न हो गए। इन्हें मेरी खुशी से ज़्यादा वो नौमान अज़ीज़ है। हाशिर, इन चंद दिनों मुझे तुम्हारी दोस्ती की इतनी आदत हो गई कि मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकती। मैं नहीं जानती ये मोहब्बत या कुछ, और मैं बस इतना जानती हूँ मेरी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ के बगैर अधूरी होगी। हाशिर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आयशा घुटनों के बल बैठकर अपना चाय का कप हाशिर के आगे करती हुई बोली। हाँ हाँ, अरे तुम पहली लड़की दुनिया की जो किसी को चाय का कप देकर प्रपोज कर रही हो, वरना तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं चाय को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। हाँ, पर अब तुम्हारे लिए ऐसा कर सकती हूँ। हाशिर ने हंसते हुए चाय का कप थाम लिया और आयशा का हाथ पकड़ के इसे अपने बराबर खड़ा किया। अब हाशिर ने चाय का एक घूंट अपने अंदर उंडेला और कप आयशा के हाथ में थमा दिया। आयशा, मैं इतना तो नहीं कह सकता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि तमाम उम्र तुमसे वफादारी निभाऊंगा। और हाँ, तुम्हें मेरे लिए चाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों साथ में चाय पिया करेंगे। अगरचे मुझे चाय पसंद नहीं, लेकिन अब से तुम्हारी पसंद मेरी पसंद होगी, और यही मेरी वफादारी का सबूत है तुम्हें साबित करने के लिए। यूँ हाशिर ने आयशा से शादी की हामी भर ली, जिस पर आयशा सिर्फ मुस्कुरा ही थी, क्योंकि इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो ऐसे शख्सी बीवी बनने जा रही है जो इससे पूरे तरीके से वफादारी निभाएगा। सबसे बढ़कर वो इसकी इज्जत करता है। इसीलिए अब दोनों कदम से कदम मिलाए, आंखों में बातें करते एक दूसरे का हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। आयशा हाशिर के साथ ही भाग गई है, क्योंकि जिस शाम आयशा घर से गायब हुई, इसी रोज़ वो ड्राइवर के हमरा हाशिर के घर पर गई थी और तब से वापस नहीं आई। ये सब मुझे ड्राइवर से मालूम हुआ कि उसी के घर गई है, और बाद में ड्राइवर को आयशा ने वापस भेज दिया। अब तो आप लोगों को मेरी बात पर यकीन हो गया ना? नौमान सोफे पर बैठते हुए आयशा के घर वालों से बोला। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है मॉम डैड, आप फिक्र मत करें, बस शादी की तैयारी करें। आयशा की शादी सिर्फ और सिर्फ नौमान से ही होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर आयशा आपके सामने होगी। असलान अपने वालिदैन को तसल्ली देते हुए बोला। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो इसने किसी की बहन के साथ किया, इसका खमियाजा अभी भुगतना बाकी है, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है, और फिर असलान की सज़ा किसी न किसी तरह तो मिलनी ही थी उसे। हाशिर किधर है बेगम, ज़रा इसे बुलाएं तो। मिस्टर सिकंदर अपने शूज़ उतारते हुए बोले। वो घर पर नहीं है, और ना ही फ़िलहाल कुछ दिनों तक आएगा। वॉट, कहाँ गया है आपका लाडला कि मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा?
ये सुनते ही नाहिद बेगम ने परेशानी के आलम में सारी बात अपने शोहर से कह डाली। ये आपने क्या किया बेगम? आप जानती हैं ना कि हाशिर एक पुलिस ऑफिसर का बेटा, और अगर किसी ने इस पर लड़की के अगवा का केस करवाया तो मेरी तो पूरी डिपार्टमेंट में बदनामी हो जाएगी। देखिए आप घबराएं नहीं, वो लड़की अपनी मर्जी से हाशिर के साथ गई है तो फिर क्यों कोई मेरे बेटे पर केस करवाएगा? बेगम ये हम जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं। खैर बरखुरदार तक पहले तो मुझे पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई और पहुंचकर इन्हें नुकसान पहुंचाए। मैं जानती हूँ आप हमारे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। खैर आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर नाहिद बेगम शुक्राने के कलिमात पढ़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हया बेटो तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? मिसेस रहमान जो किचन से पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई थी, हया को यूं सोफे पर बैठा देखकर मिसेस रहमान वहीं हया के पास आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी आंटी। ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? मिसेस रहमान हया के पाँव की तरफ देखते हुए बोली, जो अभी भी दर्द की वजह से अपने पाँव को हाथ से सहला रही थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अंधेरे के बाइस पाँव में कुछ लग गया। दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं आंटी आप फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। हया ने मिसेस सुलेमान से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। चलो उठो बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं यहीं ठीक हूँ। हया अरसल की वजह से कमरे में जाना नहीं चाहती थी। नहीं, उठो अपने कमरे में जाओ। मिसेस रहमान के असरार करने पर हया अपने कमरे में अभी दाखिल हुई थी, जहाँ अरसल हया को कमरे में देखकर फ़ौरन उसकी तरफ लपका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना मत आना यहाँ। अरसल हया को बाजू से पकड़े बोल रहा था। हया ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए डर की वजह से करा रही थी। तभी अरसल हया से दूर हटा और ख़ुद गुस्से के बाइस कमरे से चला गया, जबकि हया भी दर्द के बाइस बेड पर दराज हो गई, क्योंकि फ़िलहाल इसे सोना था। बाकी अरसल के बेड पर सोने का क्या इंजाम होगा, इसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मिसेस सिकंदर की इजाज़त पाकर आज सुबह ही आयशा के उठने से पहले हाशिर शादी के तमाम इंतजाम कर चुका था, इसलिए जल्दी से आयशा के कमरे की जाने बढ़ा, जहाँ आयशा गहरी नींद सोई हुई थी। उठो आयशा जल्दी से, वरना बहुत मसला हो जाएगा। हाशिर आयशा को खींचता हुआ वॉशरूम तक ले आया और पानी के 2-3 छींटों से आयशा को होश दिलाने की कोशिश की। क्या हो गया है? सुबह सुबह क्यों परेशान किया है तुमने मुझे? तुम्हारी परेशानी ही तो दूर करने लगा हूँ। हाशिर आयशा के सर पर लाल दुपट्टा देते हुए बोला और आयशा का हाथ थामकर नीचे हाल में ले आया। आयशा हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, वकील साहब से फाइल लेकर हाशिर ने फाइल आयशा के हाथ में थमाई। क्या इतनी सुबह सुबह? आयशा नींद के बायस मुकम्मल होश में नहीं थी, इसलिए हैरान होते हुए बोले, ऑफ शादी के लिए भी कोई मखसूस वक्त होता है क्या? शाम होगी या सुबह को नहीं होगी? हाशिर आयशा को चिढ़ाते हुए बोला। अच्छा फजूल मत बोलो, जाओ यहाँ से। आज मेरी शादी है तो मुझे फ़िलहाल अपना मूड ख़राब नहीं करना तुमसे लड़कर। शादी मेरी तुम्हारे साथ हो रही है। हाशिर आयशा को यकीन दिलाते हुए बोला। वकील साहब इसे कहें ज़रा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से दोबारा अपने कमरे में सोने। फिर करता रहे मेरा इंतज़ार यहीं बैठकर। अरे बैठो यहाँ पर, कुछ नहीं कहता। ओके, लेकिन प्लीज़ इस पर साइन कर दो, वरना वकील साहब चले जाएंगे। अब तंग तो नहीं करोगे ना? नहीं बाबा, नहीं करूँगा। हाशिर कान पकड़ते हुए बोला, जिस पर आयशा मुस्कुराने लगी और फ़ौरन से साइन कर दिया। बाद में हाशिर के और गवाहान के दस्तखत पाकर वकील साहब के जाते ही आयशा फिर वहीं सोफे पर ढेर होकर सो गई। आयशा को यूं सोया देकर हाशिर आयशा के पास आया और प्यार से इसके बालों को सहलाया और फिर फ़ोन थामे बाहर की ओर बढ़ने रवाना हो गया। रानिया, तुमने खुद अपनी वजह से अपनी जान को खोया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो। अजलान जो गहरी नींद में मगन था, शायद अपने गुनाहों के सबब ऐसे ख्वाब जो रोज़ इसकी नींद में खलल डाल देते थे, इसीलिए आज भी वो ख्वाब में रानिया को देखकर खौफजदा हो गया था, जो इसे ख्वाब में मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। अजलान घुटन महसूस कर रहा था। अपनी गर्दन पर हाथ फेरने के बाद अपने पसीने में डूबे चेहरे को टिश्यू से साफ करता हुआ कमरे से बाहर खिड़की में झाँकने लगा। सुबह सुबह नींद ख़राब होने के बायस वो काफ़ी गुस्से में था, लेकिन बजाय वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता, फ़ौरन अपने ख्यालात को झटकता हुआ वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। मम्मी प्लीज़, मुझे अजलान की पार्टी में नहीं जाना, आप इसे इनकार कर दे। अरसल नाश्ते की टेबल पर बैठा मिसेस रहमान से मुखातिब था। पार्टी कब रखी उसने? अजलान ने तो तुम लोगों को अपने घर बुलाया था, तो अब ये पार्टी कहाँ से? मम्मी वो बस ऐसा ही है, वो दिमाग में आए कर जाता है, लेकिन प्लीज़ आप कोई बहाना बनाकर मना कर दे, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। ये तो बहुत अच्छा किया अजलान, और तुम दोनों ज़रूर जाओ। मिसेस रहमान चाय का घूंट लेते हुए बोली। पर मम्मी, मैं मज़ीद कुछ नहीं कह रही, जो कहा बस वैसा ही होगा। ओके मम्मी, मैं सिर्फ आपकी खातिर चला जाऊंगा। अरसल ये कहता हुआ ऑफिस के लिए रवाना हुआ। हया जो ऊपर से सब सुन रही थी, वहीं अरसल को अपनी तरफ देखकर फ़ौरन से पीछे हट गई, जबकि अरसल भी गुस्से से पाँव मेज़ के साथ मारकर आगे को बढ़ गया। मुझे इसे ढूंढना ही होगा हर हाल में, समझे तुम? सर हम पता कर रहे हैं, बस आप हमें आज शाम तक का वक्त दें। नवीद, नोमान का आदमी, नोमान पर फ़ोन से बात करते हुए बोला। मुझे चाहिए वो लड़की हर हाल में। मैं कल तक, सुना तुमने, और आज शाम तक। अगर इसका पता ना चला तो याद रखना, मैं तुम्हें इस दुनिया से उड़ा दूंगा।
जी सर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अभी नवीद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नुमान ने गुस्से से लाइन काट दी और सिगरेट सुलगाकर गुस्से से बाहर की ओर बढ़ा। हाशिर खाना खाने में मसरूफ़ था, तभी वहाँ आयशा आ गई। अरे वाह, कितने मज़े की खुशबू आ रही है। और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। कोई अपने 2 घंटे पहले वाली नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है? आयशा हाशिर के हाथ से जूस का गिलास छीनते हुए बोली। अच्छा, तुम्हें याद था कि हमारी शादी हुई है? हाशिर एक नज़र आयशा के चेहरे पर डालते हुए बोला, जो अभी सोई हुई उठकर वहाँ आई थी। जी बिल्कुल याद है मुझे। अभी वो दोनों बातों में मसरूफ़ थे, तब हाशिर के मोबाइल पर दानियाल की कॉल आ गई। हाँ बोल यार, क्या हुआ? हाशिर फिक्रमंदी से बोला। यार नुमान आजकल यूनी में आकर सबसे तेरे बारे में पूछा है। मुझे किसी ने खबर दी कि इसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम और आयशा कहाँ हो। तुम जल्दी करो, यहाँ से निकलो, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैंने और आयशा ने कोर्ट मैरिज कर लिया, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, ये ना हो कि वो वाकई वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। ओके, टेक केयर। दानियाल से बात करके हाशिर आयशा की तरफ देखने लगा, जो फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। क्या हुआ? नुमान को पता चल गया ना हमारा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। आयशा घबरा सी गई। रिलैक्स आयशा, तुम अब मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाशिर आयशा का हाथ थामे इसे खुद से करीब करता हुआ बोला। हाशिर, तुम मेरे साथ ही रहोगे ना? आयशा जैसे अभी मुतमईन नहीं हुई थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही तो सारी उम्र अब बर्दाश्त करना है। हाशिर आयशा का मूड ठीक करने के लिए इसे तंग करने लगा। हाशिर के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आयशा पानी की बोतल हाथ में ले हाशिर की ओर बढ़ी, जो आयशा से बचने के लिए भाग रहा था। हाँ, अभी तो हमारी शादी हुई है, बच्चे कहाँ से आएंगे अभी? और वैसे भी मेरे बच्चे तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे ना। हाशिर आयशा को तंग करने के लिए ऐसा बोल रहा था, जो अब बोतल टेबल पर रखे शर्मसार हुई थी, वहीं सोफे पर बैठ गई। अरे बेगम, अभी से शर्म आ गई? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। दूर हटो ड्रामेबाज। आयशा हाशिर को कुशन मारते हुए बोली। अच्छा सुनो तो। हाशिर आयशा का हाथ थामते हुए बोला। जी बोलो, मैं सुन रही हूँ। आयशा वहीं दोबारा हाशिर के करीब सोफे पर बैठते हुए बोली। आयशा, नुमान को हमारे यहाँ आने की खबर मिल गई, वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी बीवी हो, तुम जहाँ भी रहोगी हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी। मैं नुमान से खुद निपट लूँगा, इसलिए तुम परेशान मत होना। हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, वो मुझे साथ ले जाकर ही छोड़ेगा। आयशा घबराते हुए बोली। देखो तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा ना कि वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाशिर, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? आयशा हाशिर का हाथ थामते हुए आंखों में आंसू ले बोली। नहीं, कभी भी नहीं। मैं कभी भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं करूँगा। हाशिर आयशा को खुद के साथ का यकीन दिला रहा था, लेकिन दिल में एक बेचैनी भी थी, जिसे वो आयशा से छुपाने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक साड़ी में मलबूस हया इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। इसी तरह अरसल भी ब्लैक सूट में काफ़ी हैंडसम मालूम हो रहा था, लेकिन दोनों की एक दूसरे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दोनों तो सिर्फ मिसेस रहमान की वजह से असलान की पार्टी में गए थे। देखो, यहाँ मेरे दोस्त की पार्टी में कोई तमाशा मत करना। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरसल लबों पर मुस्कुराहट सजाए हया का हाथ थामे असलान की तरफ जाते हुए हल्की सी आवाज़ में मुखातिब हुआ। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। हया भी अरसल के कान में सरगोशी करते हुए बोली, जिस पर अरसल तब कर रह गया, लेकिन लोगों की मौजूदगी के बायस वो बस मुस्कुराया ही था। हया और अरसल को यूँ साथ देकर असलान एक मिनट के लिए तो हसद का शिकार हुआ, लेकिन फिर कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ा। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जी शुक्रिया। हया अपने ज़द पर काबू करते हुए बोली। खूबसूरत तो लगेगी ना, आखिर बीवी किसकी है? अरसल हया की कमर पर हाथ रख के खुद के करीब करते हुए बोला, जिस पर असलान गुस्से से लाल हो गया, जबकि अरसल की इस हरकत को देखकर हया की आंखें भी बाहर को आ गई। लेकिन अगले ही पल वो असलान को ये जताने के लिए कि वो इसने क्या खोया, अरसल के मज़ीद करीब होते हुए मुस्कुराने लगी। अरसल कुछ ही देर में सबको अपनी और हया की शादी के बारे में बता चुका था और लास्ट वीकेंड पर दावत वलीमा का भी कह चुका था, और अब सब आगे बढ़कर दोनों को मुबारकबाद दे रहे थे। मुबारकबाद का सिलसिला ख़त्म होते ही हया अरसल से वॉशरूम का बोलकर दूसरी ओर बढ़ गई, जहाँ चंद एक लोग ही थे। तभी असलान भी हया के पीछे चलता हुआ वहाँ आ गया और हया के मुँह पर हाथ रखे इसे बाजू से पकड़कर वॉशरूम में घुस गया। ये क्या बदतमीज़ी, हटो मेरे रास्ते से। हया असलान पर चिल्लाई, जो कुछ देर कबल इसे वॉशरूम में बंद कर चुका था और नल को खोल दिया था ताकि उनकी कोई गुफ्तगू ना सुन पाए। बदतमीज़ी नहीं है ये, समझी तुम? ये मेरी मोहब्बत है और मैं तुम्हें अरसल के साथ नहीं देख सकता। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो फिर अरसल के साथ क्यों की तुमने शादी? असलान हया को दीवार से लगाते हुए मुखातिब हुआ, जिस